बमबाजी की घटना से हलचल मच जाती है। घटना कूच बिहार एक प्रखंड के घुंघुमारी ग्राम पंचायत के पश्चिम हावियागाड़ी इलाके में घटी है। घटना में 5 लोग घायल हैं। घायल सभी वर्तमान कूच बिहार एमजेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। घायल में जिराउल हक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह वह लोग अपने घर पर थे, तभी अचानक से उनके चाचा नवार अली उनके बेटे और बेटी के दामाद पर आकर हमला कर देते हैं। उसी समय जिराउल हक और रेजाक हुसैन वहां से भागने लगते हैं, तो उनके ऊपर बमबाजी किया जाता है, जिसमें रेजाक हुसैन को बम लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती है। वहीं इसके अलावा जिराउल हक के पिता, माँ, भाभी और सभी घायल हैं। वहीं घटना में दूसरे पक्ष नवार अली की तरफ से किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं पाया गया है। अगली खबर हमारे पास की तैयारी को लेकर। इस बार उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 8 रामनवमी जुलूस हैं, जिनमें इस्लामपुर, चोपड़ा, दलखोला, करंदिगी, रायगंज और हिम्मताबाद, कालियागंज, इटाहार प्रमुख हैं। दालखोला और इस्लामपुर में रामनवमी को भारत में दूसरा स्थान प्राप्त है और रामनवमी से कुछ दिन पहले दालखोला में कस्बे की हर दीवार को राम और सीता की तस्वीरों से सजाया जाता है। आपको बता दें कि हर दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है एक तरीके से। उसके बाद आयोजकों का कहना है कि वे महाकुंभ में गए थे, वहां हर दीवार पर राम, सीता और कई अन्य पारंपरिक हिंदू देवी देवताओं के चित्र देखे थे, इसलिए इस बार वे खुद हर दीवार पर राम और सीता की तस्वीरें बना रहे हैं। ठीक, एक बार और देख लिया जाए कि आसनसोल से क्या खबर है हमारे पास। आसनसोल से इस वक्त हमारे पास जो खबर है उसमें है कि रामनवमी को लेकर के आसनसोल, कहीं एक्स्ट्रा हेडफोन पड़ा होगा भैया को देना। रामनवमी को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीएसपी वेस्ट संदीप कर के नेतृत्व में कुल्टी के पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के पूजा कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा काफ़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। क्षमा करिएगा, राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस दल के लोगों ने भी उस सभा में भाग लिया। इस बैठक में डीएसपी वेस्ट संदीप कर्रा ने कहा कि रामनवमी और शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र एवं डीजे का प्रतिबंध रहेगा, डीजे के ऊपर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से इस बैठक में कई सुझाव दिए गए। पुलिस की ओर से शोभा यात्रा को लेकर रूट निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरें देखना चाहें तो कोलकाता से एक खबर है। कोलकाता के विकास भवन में प्राथमिक टेस्ट पास डीएलएड अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में 50,000 पदों पर नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 2017 के बाद से उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे वे परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने विकास भवन के सामने जमा होकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 10 हिचड़ेकर स्थल से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास लोकल खबरों में इतना ही, लेकिन हमारे पास जो अभी सूचना है उस हिसाब से किरण रिजिजू ने वक्फ बिल जो है वो पेश कर दिया है। जो अमेंडमेंट्स थे उसको जी जी, तो फिलहाल हमारे पास जो खबरें हैं यही है। अब आते हैं हम अपने सेंट्रल टॉपिक पर। सेंट्रल टॉपिक हमारा जो आज के लिए था वो हमने आपको पहले भी कहा कि हम मुख्यतः आज जो फोकस कर रहे हैं वो मणिपुर, ट्रंप ने कल क्या दरअसल आज रात को ही जो टैरिफ की घोषणा की, दुनिया को जो एक सरप्राइज दिया है ट्रंप ने, और उसके बाद बीती रात जो हमारे पार्लियामेंट में हुआ। जी, वक्त पर आएंगे, लेकिन फिलहाल टैरिफ पर घुसते हैं, क्योंकि टैरिफ जो है वो ज़रूरी चीज़ है। मोदी जी गए थे, मुलाकात हुई, वापस आए और वहाँ मुलाकात में भी, उस सभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप मिले, अच्छे तरीके से मिले, लेकिन वहीं पर मौजूदगी में, मोदी जी के मौजूदगी में वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो टैरिफ के मामले में
बहुत सख्त नीति रखता है। और उसके बाद जी, तो रिपोर्ट्स जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं उसमें तो रिपोर्ट्स जो मौजूद हैं उसके अनुसार अमेरिका ने ऐसे लगभग 100 देशों की सूची जारी की है जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी हमारे एडिटर इन चीफ साहब जिस तरीके से लिखते हैं कि जैसे को तैसा टैरिफ, जो ट्रंप ने जैसे को तैसा टैरिफ लगाया है, इस सूची में भारत का नाम भी है और भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ दरअसल है क्या? टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला शुल्क है। इसका भुगतान सामान आयात करने वाली कंपनी अपने देश की सरकार को करती है। देश आमतौर पर कुछ क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद से एशियाई देशों पर खासा असर पड़ा है। चीन ने ट्रंप पर 34%, वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया है। लेकिन इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर है। एशियाई डिकोडेड के एशियाई डिकोडेड के प्रियंका किशोर के मुताबिक अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो भारत के लिए 26% टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है दरअसल, और इससे भारत के कामगार जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। प्रियंका किशोर का कहना है कि इससे भारत के घरेलू बाजार की जो मांग है वो घट सकती है और भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा, खासकर जब अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है। हालांकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को थोड़ा फायदा भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो वियतनाम जैसे देश हैं इन पर ज़्यादा टैरिफ लगाने से व्यापार मार्ग बदल सकता है और इसमें भारत हो सकता है कि एक थोड़ा बाजी मार ले। लेकिन फिर भी ट्रंप के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। कनाडा, मेक्सिको और यूरोप इस पर थोड़ा इनपुट जो है वो हम कोशिश करते हैं कि राज भैया व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी भैया टैरिफ की जो बात है, ट्रंप ने तो जो टैरिफ थोप दिया रातों रात देश पर, दुनिया पर, इससे बाकी दुनिया की बात तो हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत पर इस चीज़ का जो है वो क्या असर हो सकता है। देखो, टैरिफ की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ टैरिफ कहना, अभी ये वर्ड बहुत चलन में हो गया। आज से 7 साल पहले भी किसी से बोलते टैरिफ क्या, तो शायद लोग नहीं बता पाते अचानक से टैरिफ पूछने पे। टैरिफ सिंपल लफ्ज़ में समझे तो जो विदेशों से हमारे देश में जो सामान आता है उसके ऊपर एक दायरे में एक टैक्स लगाया जाता है कि भैया बाहर से 100 रुपये का कोई सामान आया, एग्जाम्पल हमारे घर के अंदर कोई बाहर का कोई सामान आ रहा है कोई बेचने के लिए, तो हम उसको कहेंगे भैया आपके 100 रुपये का सामान है, आपकी लागत उगत मिलाकर 100 रुपये है, हम उस पर 52 रुपया आपको एक टैक्स लगा दिए। ठीक है, स्ट्रीम में ऑडियो चेक करना तो आ रहा है ना। तो जो भारत क्या है कि उन्होंने ट्रंप बहुत दिन से करा, 2 अप्रैल से वो लागू कर दिया। तो अमेरिका ये करा कि हम जैसा को तैसा हमारा सामान हम जब बेचने जाते हैं दूसरे के देशों में तो हम क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हम पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं क्योंकि हम अमीर देश हैं, हम अमीर हैं तो इसमें हमारी खराबी थोड़ी है, तो अच्छा ही है भाई, हमने पैसा कमाया तो इसका मतलब हम पे ज़्यादा टैक्स क्यों लगाएंगे। मैं अपना सामान आपके यहाँ बेचने जा रहा हूँ तो आप मुझ पर 52%, 30%, 40% इस हिसाब से आप टैक्स लगा रहे हैं, हम आप पे उतना टैक्स नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो टैरिफ का सिंपल मतलब ये है कि हमारे देश में कोई बेचने सामान आता है, बाहर से कोई भी देश अगर भारत में बेचने आ रहा है तो उस पर एक लिमिट दायरे के अंदर एक टैक्स लगाया जाता है। तो अमेरिका पे इंडिया ने 52% जी टैरिफ लगा रखा है, लेकिन अमेरिका अभी 26% टैरिफ लगाया है। ये है पहला चीज़। दूसरी बात हाँ, ये डबल इंडिया का है। दूसरा ये है कि अगर हम दूसरे तरीके से, वैसे तो इकलौता इंडिया ही नहीं है, अमेरिका ने बहुत सारे देशों को लपेटे में ले लिया है।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी जैसे पहले क्या था कि पहले चाइना में 34% लगता था रियायती टैक्स, अभी वो 67 ले रहा है चाइना से। जी ठीक है, नहीं, चाइना 67 लेता है। चाइना, अमेरिका का अगर सामान अगर चाइना के अंदर जाकर बेचता है तो 67% टैरिफ लगाता है चाइना अमेरिका को, लेकिन अभी अमेरिका ने 34% लगाया है। ठीक है, उसी तरह यूरोपीय यूनियन में 39% लेते हैं, वो उससे 20% लेंगे। वियतनाम 90% टैरिफ लगाता है अमेरिका पे। 90%। हाँ, वियतनाम, और 46% उस पर लगाए हैं। ताइवान 64% है, उस पर 32% अमेरिका ने लगा दिया। और जापान 46% लगाता है तो 24%। इसी क्रम में 52% इंडिया भी लेता है टैरिफ अमेरिका से, तो उस पर 26% अमेरिका लगा। इस तरह से बहुत से, थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया है, सब 40% 30%। ब्राज़ील कम पे 10% लेता था, इसलिए ब्राज़ील को 10% ही छोड़ दिए, थोड़ा रियायत दिए, ना ज़्यादा ना कम। भाई 100% की जो उनको नीति है, तो अभी देखो वो 100% की नीति पर 50-50 के रेशियो पे चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका जिस तरह से ट्रंप का वो पॉलिसी रहता है, वो लगाएंगे, वो आने वाले टाइम में लगा भी देंगे, हो सकता है। और दूसरा अगर हम नज़र से देखें तो आप ब्राज़ील की बात करते हैं, थाईलैंड की बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की 61% 62% ले रहे हैं, 30% लगा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। चाइना और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है उपभोक्ता के लिए। बाजार क्या है? जैसे लग्जरी गाड़ियों पर 125% सिंपल, टैरिफ हाँ, हुआ करता था, सिंपल जो अब समझिए 70% कर दिया। कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दुनिया भर में कहाँ है? अमेरिका, सॉरी, अमेरिका माफ़ कीजिएगा, भारत और चाइना, यही दो जगह है। तो आपको जितनी ज़्यादा संख्या उतना ज़्यादा खपत, तो उतना बड़ा बाजार। तो इंडिया का ये कहना होता है कि आप, हमारा बड़ा बाजार है, आपका बाजार थोड़ा छोटा है। आप अगर एक सामान को लेके आते हैं, 10 सामान हमारे यहाँ बेचने, हम आपसे प्रति सामान पे 10 रुपया लेते हैं, एग्जाम्पल में प्रति सामान पे 10 रुपये लेते हैं, और आप अपना 10 प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेच के चले जाते हैं, तो 100 रुपया कमाई हो गया आपका एक्स्ट्रा टैरिफ से। एग्जाम्पल, एक सामान पे 10 रुपये लगाए, 10 सामान बेचा, 100 रुपया होगा। हम अगर आपके अमेरिका में जाते हैं 10 सामान लेकर, तो हमारा सामान प्रॉपर नहीं बिक पाता, क्योंकि आपकी जनसंख्या नहीं है। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है, तो हम 150 करोड़ आपके लिए बाजार खुला हुआ है, और आपके यहाँ 50 करोड़ की जनसंख्या है, तो आपके पास 3 गुना कम है हमसे जनसंख्या, तो हम आपसे ज़्यादा टैरिफ क्यों ना लें? पॉइंट समझ रहे हैं? ये एक पॉइंट है ये। तो इंडिया को इसमें उतना घाटा होगा कुछ चीज़ों में। ऑफकोर्स इंडिया उत्पादन नहीं करती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो इंडिया नहीं लाता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान में संबंधित, तो वो इंडिया नहीं कर, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं। हम फिलहाल चाहेंगे कि हमारे एडिटर यानी वीडियो एडिटर हैं, दरअसल एडिटर सर का नाम वीडियो चाहेंगे कि वो 10 मिनट के लिए यहाँ आए थोड़ा, क्योंकि वो अमेरिका और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजरें बनाए रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आए, इस डिस्कशन में शामिल हों। और अभी जो ऑटो, ये जो टैरिफ की बात है, तो एक ऑटो टैरिफ है, चेयर लेते हैं, इस ऑटो टैरिफ से लगभग हर साल अमेरिका 8.6 लाख करोड़ रुपया कमाएगा। 8.6 लाख रुपया कमाएगा कम से कम, मतलब 100 अरब डॉलर का पूरा फ़ायदा अमेरिका को हर साल होगा, जो ऑटो टैरिफ लगाया है। कहने का मतलब इस तरह से और भी बहुत सारे टैरिफ हैं जिससे अमेरिका, वो क्योंकि उसकी पॉलिसी से, ये मोदी जी की पॉलिसी है कि भैया हम इंडिया लोकल फॉर वोकल, लोकल को चीज़ों को बढ़ावा दो, मेक इन, हाँ, लोकल, वोकल फॉर लोकल करो, फिर मेड इन इंडिया की बात करते हैं। तो ट्रम्प यही कहता है कि अगर ठीक है, हम अमेरिका की चीज़ें अमेरिका के हम बस फ़ायदे के लिए, फर्स्ट अमेरिका की बात करता है वो सिर्फ, तो उनकी पॉलिसी है कि भैया जैसे आप अपने देश के, अमेरिका की वो बात करते हैं और जो हरकतें कर रहे हैं, कहीं अमेरिका लास्ट ना हो जाए। नहीं अर्नब चक्रवर्ती नाम है, ये है माइक है, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, बातचीत करें। सर, राज भैया जितना आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारत को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, फर्क तो पड़ना शुरू हो चुका है एक्चुअली। मार्केट्स हम लोगों ने आज जो सुबह को देखे थे, ऑलरेडी फर्क हर देश के ही सेंसेक्स में उतार चढ़ाव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आज सुबह हमारे जो चीफ एडिटर इन चीफ जो है, उन्होंने खुद भी लिखा है, तो उसमें से कुछ हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, तो दिख ही रहा है कि फ़र्क बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि आप एक नीति चलाते हैं और रातों रात नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं, तो जो धरने पे जो चीज़ें चल रही होती है, तो मार्केट में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी छोटी सी बड़ी पॉलिसी लेके आएंगे, सबसे पहले उसका असर उसके मार्केट पर पड़ता है, वो इसका नहीं। और ये नहीं कि इंडिया को असर पड़ा है,
पूरी दुनिया के बाजार में उथल पुथल मच गई है तो कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी अगर आप एक बड़े ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो इंडिया अभी भी मार्केट फिर भी बहुत मेंटेन करके रखा है। बहुत से देशों की तो मार्केट स्थिति खराब हो गई है, चाइना की देख लीजिए, लेकिन हालांकि वहाँ चाइना को ओपन नहीं होता, जानकारी बाहर आती नहीं है, लेकिन ऐसा है। क्योंकि सोचो कि आप 67%, वियतनाम पर जहाँ बताया आपको 90%, वो 90% टैरिफ लगाते हैं। तो क्या आपको ऐसा सोचिए कि क्या उनकी बाज़ार हिली नहीं होगी? उनकी बाज़ार ऐसी हो जाएगी, ऐसा ना हो जाए कि कहीं क्रैश में ना हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी चीज़ें वहाँ हर चीज़ जाती है। लेकिन यही पिछले हफ्ते तक तो स्थिति ये भारतीय बाजार की भी वही थी कि अब क्रैश होगा कि तब क्रैश होगा, इस इंतजार में लोग नहीं, वो दूसरे कारण से थी, वो टैरिफ को लेकर नहीं थी। टैरिफ हाँ, नहीं थी, लेकिन लेकिन चीज़ें हैं कि बदल सकती है। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा हूँ कि एम के एक रिपोर्ट है, यदि टैरिफ 10% निर्धारित किया जाता है तो भारत को अमेरिकी एक्सपोर्ट से $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है, ऐसा अनुमान है। यदि टैरिफ 25% बढ़ गई तो तकरीबन नुकसान हो जाएगा $31 बिलियन। आप देखते रहिए, रिपोर्ट देखते रहिए, इसमें से कुछ मतलब बढ़ सकता है। तो इस तरह से और भी अभी तो कई सारे रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है। इंडिया में मतलब भारत में जो एक तबका है जो बेसिकली बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौकीन है, जैसे ही टैरिफ की बात आती है तो जो लोग हार्ले डेविडसन को बहुत ज़्यादा तरीके से चाहने वाले रहते हैं, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, एक तरीके से। हमारे वो एडिटोरियल शो में, एडिटर्स कट में इवन सर ने कहा भी था कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए, हार्ले डेविडसन पर चलिए। बिल्कुल। अच्छा, एडिटर कट से याद आया कि आप हमारे शो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, हमारे बहुत से एपिसोड्स स्टार्ट किए हैं, हमारे टीम की ओर से स्टार्ट किया जाए। एडिटर कट है विद राजेश नयन सर हमारे एडिटर इन चीफ हैं, और वो कोई एक मुद्दे पे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन वो किसी खास टॉपिक पे बातें करते हैं, किसी भी खास मुद्दे पे। फिर क्राइम कथा करते हैं जिसमें क्राइम जगत की इतनी, मतलब सुंदर कहना उचित शब्द नहीं होगा, पर इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज को इतने सरलता से रिसर्च एक डीपली स्टोरी होती है, जो कोई भी क्राइम की कहानी हो उसके ऊपर पूरी जानकारी होती है कि कब वो स्टार्ट हुई, क्राइम की वो घटना क्या थी, क्या नहीं थी, और वो अभी क्या उसका रिसेंट में अपडेट है। तो पूरी डिटेल होती है, आप क्राइम कथा के एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। फिर जब मुद्दा जरा हटके है, जो एक कंटेम्प्रेरी इशूज होते हैं, हर दिन दूसरे दिन इसमें आते हैं टॉपिक्स में। इसके अलावा अभी हमने IPL को लेकर एक रणनीति स्टार्ट किया है, तो आप IPL को भी देखें कि IPL को लेकर क्या पॉलिसी चल रही है, क्या एवरीडे मैचेज है। आपको अगर पिच रिपोर्ट जाननी है कि क्या है भाई आज मैच में, कि क्या मैटर, आज जैसे कि कोलकाता में मैच होने वाला ईडन गार्डन में, कि IPL में कि कोलकाता और सनराइजर हैदराबाद, तो दोनों टीमों की क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, कौन मैदान में उतर सकता है, कौन मैदान में नहीं उतर सकता, किसे कोच बाहर कर सकते हैं, पिच की रिपोर्ट क्या है, पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस तरह से और भी हमारे शो अपकमिंग, अब जैसे कि ये शो हमने लाइव स्टार्ट किया है सनमार्क तमाशा नेटवर्क तमाशा में, तो आप इसको भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताते रहें प्लीज कि आप भी लाइव चैट में आइए, कृपया लाइव चैट में आइए, लाइव चैट में शामिल होइए, क्योंकि लाइव चैट में आके हम देंगे। अच्छा, लेकिन इसके साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिस दिन ईडन गार्डन में मैच हो रहा है उस दिन एक कंपटीशन है जो हमारी सोशल मीडिया टीम कराती है। उसमें आपको मैन ऑफ द मैच और कौन सी टीम जीतेगी गेस करना होता है, और जो कमेंट सही निकलता है उस हिसाब से उन्हें प्राइस दिया जाता है। उन्हें हमारे ऑफिस में बुला करके प्राइस दिया जाता है। तो उस पर नजरें बनाए रखिए, हमारे इंस्टाग्राम पर नजरें बनाए रखिए, फेसबुक पर, और सनमार्क के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हाँ, तो हम लोग सर कहाँ थे? हाँ, हम लोग टैरिफ में थे। हाँ, अमेरिका में थे, हम लोग टैरिफ की बातें कर रहे थे। तो टैरिफ के कुछ मैं जैसे आंकड़े निकाल रहा था, वही देख रहा था कि क्या है अमेरिका में, मतलब अमेरिका ने भारत को टैरिफ में कितना डिस्काउंट दिया है। तो जैसे भारत जो है वो अमेरिका पर 52% लगाता है, अमेरिका अभी 26% ही लगा रहा है। तो एक आंकड़ा है जो मैं अभी पढ़ रहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत के कुल माल निर्यात के अमेरिका की हिस्सेदारी तकरीबन 18% रही है। भारत से जो कुल माल होता है, निर्यात होता है अमेरिका की में, उसमें 18% रहा है, क्योंकि उन्हें सारी चीजें चाहिए। बिल्कुल उनको हकीकत यह है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा 11.88% हम लोग सोना भी निर्यात। और देखिए अमेरिका को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चावल जो है भारत से मिलता है।
अभी बीते दिन ही भारत ने कह दिया था, बीते साल मतलब कि करीब 8 महीने पहले की बात है, 7-8 महीने पहले, कि चावल हम नहीं देंगे अभी किसी को। तो अमेरिका में ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोग चावल खरीदने के लिए मॉल में भीड़ लगने लगे थे। लोग आपाधापी कर रहे थे कि चावल खरीदने के लिए। तो सोचिए कि इंडिया की कितनी मतलब मार्केट की वहाँ ऐसी नहीं, वहाँ बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका को सिर्फ घाटा नहीं है, अगर हम आगे तो चावल देना उनको बंद कर दे तो उनकी अमेरिका की स्थिति खराब हो जाएगी। चावल को लेकर उनके यहाँ ही आपस में युद्ध होने लगेंगे, चावल लेके आए क्या, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन भी चावल का बहुत बड़ा देश है जो दुनिया को चावल देता था, लेकिन अभी यूक्रेन की खुद की स्थिति ठीक नहीं है कि वो चावल उत्पादन करे, वो युद्ध करे कि चावल उत्पादन करेगा। गेहूँ का भी है, चावल गेहूँ का भी वो है। थाईलैंड से भी चावल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि थाईलैंड चावल नहीं, थाईलैंड भी चावल देते हैं, ये सब देश हैं। तो इससे वहीं पे आयात की बात करें तो 6.22% है और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% व्यापार साझा होता है। ये डेटा की बात पर तो हम आएंगे, लेकिन हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि ट्रम्प एज ए लीडर आप दोनों किस तरीके के दिखते हैं, क्योंकि ट्रम्प जब से ये दूसरे काल में आए हैं तब से वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जो कि अमेरिका फर्स्ट की नीति नहीं लगती है। लगता है कि अमेरिका को नीचे इतने पीछे ठेल देंगे कि उसका कोई हिसाब ना रह जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के आप लोगों को क्या जहाँ राय तक है? मुझे समझ में आता है कि ट्रम्प की बात करते हैं तो अगर दुनिया की नज़र से, ग्लोबल नज़र से आप बहुत से लोग कहेंगे कि ट्रम्प सनकी हैं, ट्रम्प गुस्सैल हैं, ट्रम्प त्वरित फैसला ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत वो ट्रम्प मतलब ट्रम्प नाम ही अपने आप में काफ़ी था, ट्रम्प उनका अपना बिल्डिंग था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हाँ। अमेरिका के, और वो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं, हर चीज़ में मुनाफा हो, घाटा नहीं हो। और उसके हाँ, भारत में भी वो अपना और जमीन तलाश वो रहे हैं हाँ, बिजनेस के और लिए। भारत क्या पूरी दुनिया में ज़मीन तलाश रहे हैं। बांग्लादेश हो, ये सब जगहों पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। और हर देश चाहता है कि एक दूसरे देश पर नज़र रखने के लिए, चाइना को नीचे रखने के लिए अमेरिका उनका सबसे बड़ा साझेदार बन सकता था। लेकिन इंडिया की नीति रही है कि भैया ना तुम्हारा ना उसका, हम भैया शांति से चलते हैं। और ये आज़ादी के बाद से, नेहरू के टाइम से, चाहे बीजेपी का भी सरकार है, मोदी जी की भी यही नीति रही है। यही नीति है कि भैया हम शांति से चलें, ना तुम्हारा पक्ष ना तुम्हारा पक्ष, जो बीच का नीति होगा हम उसमें चलेंगे। थर्ड पॉलिसी जो कहते हैं, जो नेहरू जी आया था, हम युद्ध के दौरान पढ़ेंगे ना आपके पक्ष में ना आपके पक्ष में। लेकिन आज की तारीख में अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको एक किनारा पकड़ना पड़ता है। एक तो थोड़ा झुकाव दिखता जरूर है, हाँ। लेकिन नीति बीच की ही अपनाते हैं। एक बात ये भी है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, जो वहाँ पर रहकर मास्टर्स डिग्री या पीएचडी या रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी एक तरीके से ये सोचने वाला होगा कि किस तरीके से। हाँ, नहीं, टैरिफ को लेके उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये है ट्रम्प की जो नीतियां हैं हाँ, भारतीय प्रवासियों को लेकर के, ये हाँ। जो हथकड़ी लगाकर भेजने के बाद वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी खुद सोच में आ गए कि किसी दिन हम ना इसमें नप जाए, एक ऐसा किसी दिन हमें भी ऐसा ना नहीं है। प्लेन में उतार बहुत सी चीज़ें क्या है कि ये कुछ नया कार्यवाही नहीं था। अब दूसरे एंगल से देखें, क्या होता है कि जब कोई चीज़ को बज बनता है, मतलब तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। कुछ चीज़ का हवा उठता है तो बहुत ज़्यादा उठ जाता है, कोई र्यूमर फैलता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार डिपोर्ट किया गया हो, और या फिर ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं डिपोर्ट करता है। पूरी दुनिया के देश एक दूसरे देशों में डिपोर्ट करते हैं, लोगों को भेजते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ट्रम्प आते ही एकदम खड़े होकर बोले नहीं भैया हम भेजेंगे। तो क्या है कि ट्रम्प का माहौल गर्म था, तो लोगों ने जैसे डिपोर्ट करना शुरू किए तो न्यूज़ मीडिया में आया, बहुत ज़्यादा छाने लगा, हथकड़ी लगा के ये करके। अब वो वहाँ गए हैं तो उनको थोड़ी ना, उनको देश सेवा करने गए थे अमेरिका का, उनके लिए भैया आप सच में गए थे ना, आप जंप करके गए थे, पानी में कूद के गए थे, जंगल से पहाड़ से उसके पास पहुँच जाते हैं। तो आप जब डंकी रूट से जाएंगे, आपको लाखों रुपये करोड़ रुपये देख के और किसी के देश में घुस जाएंगे। अभी इंडिया की बात कर लीजिए, यहाँ कितने ज़्यादा रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। हर दिन संसद में मुद्दा उठता है, सड़कों पे उठता है, बीजेपी के नेता से लेकर बहुत से लोग, बिल भी पास किया। हाँ, हर कोई चाहता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम बैठा के करोड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं और हमारे लोगों के लिए शिक्षा नहीं है, खाना नहीं है। तो ये हर देश की पॉलिसी होती है, अमेरिका की पॉलिसी है तो कोई नई नहीं है। समस्या यह है कि अमेरिका ने, ट्रम्प आते ही एकदम एक्शन मोड में आ गए। थोड़ा सा ट्रम्प के से पहले भी जो थे उन्होंने भी एक्शन लिया था, लेकिन उसे बाजार नहीं बनाया था, हवा नहीं बनाया था, इतना ज़्यादा हवा नहीं बनाया था। इंडिया का नहीं भेजती, इंडिया भी भेजती है। इंडिया भी बहुत से देशों में डिपोर्ट करती है समय समय पे। आप अगर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंडिया में उज़्बेकिस्तान के जो
लड़कियां आती हैं वो करके आते हैं, और वो सब जो नेपाल के बॉर्डर से घुसते हैं तो इंडिया हर साल कम से कम सैकड़ों लोगों को भेजता है उनके देश वापस कि भाई आपको गलत तरीके से लाया गया है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें वो भेजते हैं रिपोर्ट्स हैं। तो बात यह है कि अभी हवा बन गया इसलिए डिपोर्ट की बात हो गई। और देखिए जब माहौल बनता है तो धीरे 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 वो माहौल बड़ा हो जाता है। तो एक आया फिर दो, दूसरा जहाज आया, फिर तीसरा जहाज आया, तो वो डिपोर्ट तय करते चले गए। और उसमें हथकड़ी बांधे तो हथकड़ी बांध के रूल है, वो आने टाइम कूद गए जहाज से या कुछ कर लिए हैं, शीशा में कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है। हम जिस देश से आए खर्चा करके भाग के गए थे, लोगों को गांव समाज में बोल के गए थे कि भैया मैं जा रहा हूँ अमेरिका, जबकि आप तो डंकी रूट से गए थे, आप कोई लीगली तरीके से तो नहीं गए थे, आप कोई पासपोर्ट बना के तो नहीं गए थे। तो आप उनका सोचिए, उस एंगल से भी देखिए। एक एंगल है, एक ह्यूमन एंगल है, मानते हैं कि भैया। और ये कहीं ना कहीं आप अगर हम विपक्ष के नज़र से जो देखते हैं, जो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि क्या है, यही बोलते हैं मोदी जी की सब दुनिया डरती है, विश्व गुरु बनने की राह पे आपके, तो लोगों को हथकड़ी पहना के लाई जाती है। तो क्या वो वहाँ देश सेवा थोड़ी करने गए थे, चाहे देश की ओर से थोड़ी गए थे, पासपोर्ट लेके गए तो लीगल तरीके से ना। किसी घर में घुस जाइएगा तो वो तो आपके घर निकालेगा ही। हमारे ही देश में कितने लोग आए हुए हैं, तो क्या उसे वो नहीं निकालेंगे? आज नहीं देर नहीं सवेर कभी ना कभी एक्शन लेंगे। और जिससे लगेगा कि नहीं भैया तो गवर्नमेंट का वो तो पॉलिसी होता है, हर गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तो उनका भी है। इसी बीच थोड़ा हेडलाइंस देख लेते हैं, तब तक आप लोग अपना रिसर्च कर लीजिए। हम थोड़ा हेडलाइंस देख लें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एसएससी पैनल रद्द होने के बाद नौकरी उम्मीदवारों को एक भारी झटका लगा। एक तरीके से उनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और बिना किसी जुर्म के हमें सजा सुनाई गई है। इस पर हम आएंगे। ये जो एसएससी स्कैम था 2016, उसको लेकर के कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है, उसके बारे में हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। जी, बड़ी खबर यह है कि स्टूडेंट्स को लेकर है कि सीबीएसई ने सेशन 2025-26 के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। जिससे बताता हूं कि सीबीएसई जहां एक तरफ जल्द ही बोर्ड एग्जाम 2024 के नतीजे घोषित करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसने नई एडमिशन सेशन 2025-26 के लिए अपडेटेड सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है, इसके साथ ही बोर्ड ने टीचिंग मेथड, ग्रेडिंग सिस्टम और प्रैक्टिकल लर्निंग को लेकर भी कई अहम बदलावों की घोषणा की है। इस बार सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में बड़ा सुधार करने की कोशिश की गई है। ये जो मैं आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, ये सनमार्ग.in वेबसाइट से पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारी वेबसाइट ने सबसे पहले खबर इसे पब्लिश किया है, तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप हमारे वेबसाइट्स पर जाइए, पढ़िए। आप कहेंगे तो हम इसमें अभी मैं इस जो हमारी जो अभी कन्वर्सेशन हो रही है, हमारे जो लाइव चल रहा है, इसके कमेंट बॉक्स में हम ये लिंक भी डाल देंगे ताकि आप पढ़ सके इस लिंक पर क्लिक करके। और हमारे वेबसाइट्स को फॉलो करिए, हमारे चैनल्स को फॉलो करिए, और आगे की जानकारी अब बात करेंगे आपके साथ अनुभव जी। फिलहाल हम चाहेंगे कि अरुण भैया तब तक आप ये दो खबरें हैं पढ़ दें, हम वेबसाइट का लिंक एक बार चैट में डाल दें ताकि लोगों को सुविधा हो। तो पहली खबर है, कांग्रेस के तरफ से आज मेयर विधान उपाध्याय को एक विज्ञापन सौभाग्य, इसके तहत उन्होंने आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ मेयर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या देखी जा रही है वह चिंताजनक है। कुछ इलाकों में पानी जो पीने लायक है, जबकि कुछ इलाकों में पानी की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में टोटो ऑटो की भर्ती संख्या पर भी चिंता जताई है और कहा है कि इससे लोगों को चलने फिरने तक की समस्या हो रही है। तो टोटो ऑटो की भी बहुत ज़्यादा रास्ते पर जो है वो आवाजाही के चलते लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। फिर उसके बाद लिखा है, वही काली पहाड़ी में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग की तरफ भी मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सौबिक मुखर्जी, हावड़ा में जो घटना खड़ी थी उसकी घटित हुई है, उसकी पुनरावृत्ति आसनसोल में ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि काली पहाड़ी के डंपिंग ग्राउंड को लेकर जो कोई ज़रूरी कदम उठाया जाए। वहीं एक और समस्या की तरफ कांग्रेस द्वारा मेयर का ध्यान आकर्षित किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये माइक अपने पास ही रखेंगे हम लोग के पास। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया तो वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी एक खबर है,
एक वेबसाइट ने चलाया है, हमारी वेबसाइट ने नहीं, दूसरी वेबसाइट ने चलाया, उसमें लिखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। उन्होंने साथ ही ये भी कहते हैं कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। देखिए, ये बोल तो रहे हैं लेकिन ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम अगर पास होगा नहीं पास होगा, आपने बोला वो सही बात है, आपका वो चीज़ है। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं लगता है कि मतलब मैं इधर बात कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, मुझे समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, वो कोई धार्मिक बोर्ड मतलब सॉरी माफ की जगह धार्मिक कोई संस्था नहीं, धार्मिक वो चीज़ नहीं है। वो एक प्रकार से एक एग्जाम्पल में एक प्रकार का ट्रस्ट है। हाँ जो वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों का जो ले लिए आरक्षण, अब वक्फ बोर्ड का क्या था, वक्फ बोर्ड का इसलिए था कि जो मुस्लिम गरीब हैं तबके के लोग हैं उसके लिए भलाई का काम करें, उसको ज़मीन लेंगे तो उसके ऊपर उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे सरकार का कहना है, विपक्ष का कहना यह है कि आप सीधा धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि वो धर्म का मैटर कहाँ से आ गया। ये कोई रिलीजियस वो थोड़ी ना है। नहीं है। साथ ये- में उसी हाँ। को लेकर जो महिला रिप्रेजेंटेशन की हाँ। बात की गई उस और पैनल में। वो क्या सरकार ये करे कि हम 2 मेंबर जो टीम बनाएंगे उसमें 2 मेंबर हम महिलाओं को रखेंगे। तो विपक्ष का कहना है कि ठीक है, उसमें उनका कोई ज़्यादा वो नहीं कहना विपक्ष का पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो बदलाव करना चाहते हैं। वो कह रहे कि ट्रस्ट है। अगर साथ में कल अमित शाह ने संसद में बोला भी, अमित शाह जी ने, अमित शाह ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपकी ज़मीन है जी, और आपने दान कर दिया, जी। तो आपने दान किया, आपकी ज़मीन है, तो अगर कोई कमिश्नर आता है और कोई कलेक्टर आता है और उसकी जांच करता है तो गलत क्या है। और वो उस जगह पर लॉजिकली वो ठीक ही बोल रहे हैं। अगर आप मेरी ज़मीन है, मैंने ट्रस्ट को मैंने दान कर दिया वक्फ बोर्ड को, तो भैया मेरी ज़मीन है, आप मेरा क्रॉस चेक कर लीजिए। क्या अभी सरकार ये कहना चाह रही है कि कलेक्टर जाएगा, कोई भी दान की ज़मीन को चेक करेगा, और ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन, जैसा बहुत जगह पर कह दिया, तब वो कहने का पूरे परमिशन। गांव के गांव हाँ, declare कर दिया बहुत जा से रहा है ऐसे कि जगह पे वक्फ हैं भूमि है। जो है कि गांव के गांव मतलब कर दिए गए हैं, वो सही कह रहे हैं। और बहुत से ऐसे आंकड़े भी हैं कि वो रातों रात बहुत सी ज़मीनें बढ़ गई हैं, ऐसा संसद में कहा भी गया सरकार के द्वारा कि अभी इतना लाख हेक्टेयर ज़मीन थी, अभी इतना लाख हेक्टेयर ज़मीन हो चुका है, जो कि गलत है। कहाँ से ज़मीन मिल गया? तो सरकार का यही कहना है कि भैया आपकी ज़मीन है तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है। अगर ज़मीन सही होगा तो जांच होगा, अगर गलत ज़मीन होगा तो पकड़ा जाएगा। तो उस जगह पर वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारे अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद जी फिरंगी, वो साफ कह रहे हैं कि नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे अगर राज्यसभा से पास हो गया तो। वक्फ क्षमा कीजिएगा, वक्फ की जो बात हुई, हाँ। हम वक्फ को इस तरीके से देखना चाहेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स टीम से है, हम चाहेंगे कि आज क्योंकि ईडन गार्डन में मैच है, हम वक्फ पर आएंगे। हम फिलहाल चाहेंगे कि हमारे साथी जो ये हमारे दीपक राम भैया हैं, लगातार 10 साल से सन्मान और स्पोर्ट्स की खबरों से जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप बैठें। अमन भाई, हम चाहेंगे कि आप भी एक बार यहाँ बैठ जाएं। अमन, रणनीति हमारी एक शो जाती है जहाँ पर माइक उनके पास है। रणनीति एक हमारी शो है जो जाती है। हम फिलहाल चाहेंगे कि रणनीति आप देखें, जरूर देखें, लेकिन आज क्योंकि ईडन गार्डन में मैच है और 300 बनने वाला मैच है, तो हम चाहेंगे कि हमारे ना कोई गारंटी नहीं है 300 बनेगा। देख लीजिए आप। देखिए हैदराबाद जिस तरीके से पिछला सीजन में जिस तरीके से खेल के आई थी हैदराबाद, बिल्कुल लोगों को लग रहा था कि इस बार पे 300 350 बना देगी, और वैसा हुआ भी पहले मैच में 286 रन बना दिया। उसके बाद कहाँ गए भैया? गायब। बन सकती है हैं? बैटिंग भी आप जानते हैं कि कितना अच्छा रिकॉर्ड है। बन सकता है, लेकिन कोई चल कहाँ रहा है। ईशान किशन आए, एक मैच में शतक मार के गायब। हाँ ठीक है, एक शतक मार के गायब हो गए, 2 मैच नहीं चल रही है, सच है। लेकिन आप भी जानते हैं कि क्रिकेट कैसा मैच है, लास्ट में ओवर में भी पूरा 30 रन बन सकते हैं। एकदम बन सकता हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। अगर ईशांत का बल्ला ना चला, हेड चल जाएंगे, हेड नहीं चल पाते हैं। ट्रेविस शर्मा है भाई। अभिषेक शर्मा हालांकि इस सीरीज में अभी तक नहीं चल किसी पाए, मैच में चलते नहीं चल, हैं। हालांकि 3 मैच में नहीं चल पाए, ये अभिषेक सच शर्मा है। एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर किसी मैच में चल गए वो हम्म, तो
100% वो मैच वो टीम जीतनी है। उनकी प्ले जो लिस्ट है ना वो 7वें डाउन तक खेल सकती है, हंस के खेलती है। वैसे तो केकेआर के पास भी इतने सारे बैटिंग, रमनदीप सिंह तक उनके पास गहराई है। फॉर्म में कितने पर्सन है ये बात वही है। बात दोनों टीमों हालांकि अभी देखिए के इस बार केकेआर में वो वाला जादू दिख नहीं रहा है। जो पिछले साल चर्चा माने मुझे आप जैसे आईपीएल में लेके जो चर्चा होती है टीमों को शायद लेकर, वो ऐसा चर्चा नहीं है। मतलब ये मेरा पर्सनल हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीम 11 में लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन रहाने आज चलेंगे। रहाने अच्छा बेटिंग एप्स के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा रुक करके, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आप ये देखें, ये जो आप पढ़ रहे हैं जॉस बटलर के तूफान में उड़ी आरसीबी, इस तरीके की जो हेडिंग है, ये शख्स जो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके के हेडिंग्स का बड़ा माहिर आदमी है। इसमें देखिए सेंसेशन उतना ज्यादा नहीं और उस तरीके का नहीं दीपक जो आप भाई ने देखते हैं। पूरा प्ले संभाल, दीपक भाई पूरा पेज अकेला संभाल लेते हैं। स्पोर्ट्स पेज पूरा अकेले ये आदमी संभालते हैं। तो इनके एक्सपीरियंस की बात आप जो समझ रहे हैं वो सोच लीजिए कि ये जो कह रहे हैं वो कितना मायने रखता है। फिलहाल हम लोग आपके युद्ध पर थे। हाँ, आप, आज की मैच के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों के हिसाब से कितना बनता नजर आ रहा है आज? जहां तक मुझे लगता है कि 30 अगर का मत अगर दीजिए, पहले 30 से कम मत नहीं दीजिए। अगर सनराइजर हैदराबाद सबसे लोग पहले इंतजार बैटिंग में करती है, 300 के इंतजार में अभी भी लोग बैठे हैं। सनराइजर 300 हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करती है तो पूरा के 250 से ऊपर जाएगी। एकदम अगर पहले बैटिंग करती हो तो हाँ। सेकंड में बैटिंग करेगा तो फंस जाएंगे, क्योंकि वरुण का बॉल बहुत घूमता है और उनका रिकॉर्ड रहा है इस पिच पे, एकदम सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड रहा है अब तक आईपीएल के इतिहास में भी। वरुण चक्रवर्ती के पेच पे फंस जाएंगे सनराइजर हैदराबाद, फिर ना हेड चलेंगे और ना ही आपका क्लासन चलने वाले हैं। हाँ, क्लासन खेल भी सकते हैं क्योंकि वो भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन शायद खेल सकते हैं क्लासन इस मैच में। हाँ, क्लासन में अच्छी बैटिंग हम्म। कर सकते हैं। देखिए ईडन गार्डन की जो पिच है उस पे 262 रन अभी हाईएस्ट स्कोर बना है। पिछले तो कह रहे हैं 250 से ऊपर जाएंगे। एकदम मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पहले सनराइजर हैदराबाद की जो टीम है वो पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में ज़्यादा दिखती है। और ईडन के पिच ऐसा नहीं कि उनके लिए भी नया है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो ईडन को बहुत बार खेल चुके हैं, उनका सालों का एक्सपीरियंस है। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं हम लोग। अभिषेक शर्मा अगर चल जाते हैं 300 कुछ बड़ी बात नहीं है हैदराबाद के लिए। नहीं बन कोई भी बड़ी बात, सकता हाँ है। बना सकते हैं, यही रिकॉर्ड और यही हकीकत है कि एकमात्र टीम यही रिकॉर्ड टीम है। हाँ यही टीम है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएगी और आई भी है अब तक। हाँ पहले एपिसोड में शायद रणनीति के इन्होंने कहा था कि हैदराबाद अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है और हैदराबाद ने उस दिन 286 किया था। 287 से चाहिए रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को एक रन से पीछे रह गए थे। पीछे रह गई थी। तो सोच लीजिए भैया ये जो बोल रहे हैं वो क्या है। देखो, हम लोग का जो शो चलता है रसनमार्ग रणनीति, जी उसमें जितनी बार ये बोलते हैं, जितनी बातें बोलते हैं या जितने प्रेडिक्शंस करते हैं, 90% सही होता है। लेकिन ड्रीम 11 के लिए मेरे पास कई लोग आए थे। फेल हो गया। इस वक्त लोग हैं जो देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें कि आपकी राय क्या है, आप किसे चाहते हैं जिताना आज का मैच। हमारे साथ दीपक भैया हैं, अमन है, हमारे हेड साहब हैं। देखिए हेड साहब हेड के सपोर्ट में लगे हुए हैं। नहीं कोलकाता के साथ इस साल मतलब कैप्टन बदला है, नो डाउट नया कैप्टन बदला, थोड़ा सा परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग एडजस्ट नहीं कर पाते नए कैप्टन के साथ में, थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन ताज्जुब की बात है जो पिछले मैच में रघुवंशी चले थे पिछले सीरीज में, बहुत अच्छा, इस वजह से उनको इस बार प्लेइंग 11 में कंटिन्यू रखा जा रहा है। लेकिन तीन बार हो चुका है मैच, अभी तक वो चले नहीं है। रघुवंशी का भी बल्ला नहीं चल पाया। एक नई चीज देखने को मिल रही है। हाँ। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी नए हैं जो हाँ जिन्हें कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, जैसे कि वो उभर के आ रहे हैं सामने। तो यही तो होता है। रघुवंशी जैसे पिछले साल खूब चले थे, पुतुल हाँ क्या हाँ। अभी मनीष पांडे भी कोलकाता के लिए लंबे टाइम से खेलते आ रहे हैं, 2-3 साल से वो खेल रहे हैं वो, लेकिन उनका भी बल्ला खामोश है। तो पता नहीं चल रहा कि कोलकाता में इस वक्त चल कौन पा रहा है। सबसे बड़ा जो बैटर हिटर कहते हैं आपको आंद्रे रसेल, रसेल का तो खुद ना बॉलिंग चल पा रहा है ना बैटिंग, ना फील्डिंग तक नहीं कर पा रहे हैं वो। एक माने लगता है इनको कोलकाता से कुछ समस्या है। नहीं कोलकाता के ना चलने से इनको समस्या है। श्रेयस अय्यर की क्या कमी खल रही है क्या? बिल्कुल देखिए श्रेयस अय्यर जहाँ गए हैं पंजाब की टीम में, वहाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अंक तालिका में 1 नंबर पे आ गई हाँ। है पंजाब। लेकिन उन्हीं के एक साथी हैं ऋषभ पंत, जो कि लखनऊ में गए और लखनऊ में जाने के बाद उनको वो- लगता है कि यार लखनऊ अंदाज में भा नहीं रही है। ऋषभ पंत का एक बात अलग है। ऋषभ पंत नवाबी नहीं दिख रही है। नवाब ही नहीं। ऋषभ पंत का ये है कि वो चलते हैं तो खूब चलते हैं, नहीं चलते हैं तो उनकी गाड़ी फुस हो जाती है।
2 कदम भी गाड़ी नहीं की तो चल। बात मत ही करिए ऋषभ पंत की। हाँ, उनकी गाड़ी ऑलरेडी है, तो मैं कह रहा हूँ उन्हें गाड़ी फुस हो जाती है। हालांकि वो एक दुखद हादसा हाँ। था, हम उस पर हंस नहीं रहे हाँ, लेकिन हालांकि ये सच है कि सच में बहुत बड़ा हादसा था, उससे उभर चुके हैं, वो भी आगे बड़ी बढ़ बात है, चुके हैं। उभर के आना। और कितने वो लोग तो बोले थे वो खेल ही नहीं पाएंगे। खेल ही नहीं लेकिन पाएंगा। उनकी और बॉडी लैंग्वेज में कुछ अंतर नहीं दिख रहा उसके लेकिन बावजूद। एकदम नहीं। लेकिन एक बात जानिए कि जब वो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं तो उसी जोश व खरोश से खेलते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इंडियन टीम में उनका जो रिकॉर्ड है वो खराब नहीं है। आईपीएल में भले ही उनका खराब है, चाहे वो दिल्ली के लिए खेल रहे हो चाहे किसी और के राज्य के लिए खराब है, लेकिन जब वो इंडियन टीम में जाते हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। एकदम और वहां जाते हैं, जब वो कमबैक किए थे तो शतक मारे थे शायद, जब उनका शतक मारे थे तो उनका रिकॉर्ड वहाँ अच्छा चलता है। लेकिन वो केकेआर के लिए खेल रहे हैं या किसी के लिए खेल रहे, वो उनका भी चलने वाला फेज शायद एक मालिक का भी होता खैर है। अभी तो हाँ। ये दो ही तीन मुकाबले तो बीते हैं, अभी अभी सब बाकी ही है। संजय कुछ भी हो गोयनका जी सकता का ऐसा है कि अगर वो बात भी नॉर्मल करते हैं तो लोग उन पे फोटोग्राफर्स लोग इतना ज़्यादा क्लिक हो जाता है ना कि लोग सोचते हैं देखो फिर बहस कर रहे हैं। हाँ। केएल राहुल का जो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, केएल राहुल के साथ जो उनका हुआ था उसके बाद ऋषभ पंत साथ वो नॉर्मल भी बात कर रहे थे तो सारे मीडिया में कहीं फिर से डांटनी पड़ी, ट्रेंड करने लगे थे, मीम्स बनने लगे थे कि लो ऋषभ पंत की भी हाँ, लग गई चल लंका, रहा है। ऐसा चलने सोशल लगा मीडिया था। चल रहा है। और पंत नहीं चल पा रहे हैं ये बात, लेकिन मुझे केकेआर के ना चलने से दुख है। होनी चाहिए। सुनील नारायण वो बैट्समैन है कि बॉलर है यार, दोनों ये हैं। कंफर्म कर लीजिए। दोनों हैं। सुनील नारायण अभी इकलौते बैटिंग ऐसे करेंगे बंदे हैं तो- जो मिला जुला के चल रहे हैं। अगर बॉलिंग नहीं चलता तो बैटिंग में चल जाते कमाल हैं, की बात बैटिंग में देखिए नहीं कि चलते तो गौतम गंभीर ने उनको ये मौका दिया कि वो ओपन करें और उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से ओपनिंग संभाली, अब इंटरनेशनली जो लीग्स हैं वहां जा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो बैट्समैन हो गए एक तरीके से। अरे नहीं, पिछले सीजन में उन्होंने ये- ओपनिंग करने आते थे, बहुत अच्छे पिछले रन बना रहे सीजन में थे। तो धाक मतलब हालत अच्छे अच्छे टीमों के वही जब गौतम गंभीर उनको ओपनिंग हाँ। कराए तो किसी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि भैया इनको आउट करे तो आउट करे कैसे कैसे। करे। सब टीम परेशान हो गई थी कि कैसे इनको आउट किया जा सकता है। तो बंगाल में बंगाल का चांस क्या है? ठीक है, अगर आपको पूरा देखना है तो ये कहाँ मिलेगा? हमारे सनमार्ग नेटवर्क पर यूट्यूब के रणनीति जो हमारा एपिसोड जाता है सनमार्ग पर, वहां मिलेगा। ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है, यहाँ तमाम खबरें हम दे रहे हैं आपको लगातार, आपके साथ जुड़े हुए। इस बीच एक छोटा सेक्शन था, हम वापस उसी मुद्दे पर आएंगे जिसके साथ आपको छोड़ गए थे। तो थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू अमन भाई। अमन हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दीपक भैया फिर आपको कल मिलेंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वक्त की। जी, वक्त पर आप कुछ कह रहे थे। जब तक भैया थोड़ा रिसर्च देखते हैं तब तक हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये हमारा मुख्य चीज़ है, ये हमारा जड़ है, हम यहीं से शुरू हुए हैं और आज हम आपके सामने डिजिटल फॉर्म में हैं। हम इसकी अहमियत समझते हैं और जानते हैं कि इसमें जो लिखा गया है और इस पर जो आपने भरोसा किया है इतने सालों से, दशकों से, उसको हम स्टैंड बाई करें, उस पर हम अड़िग रहें इस डिजिटल फॉर्मेट में। हम उस भाग दौड़ में, उस हड़बड़ी में शामिल नहीं होना चाहते। इसीलिए हम आपको डायरेक्ट इस पर्दे के साथ, इस तरफ की टीम के साथ कनेक्ट करना चाहते, ताकि आप समझें कि ये जो एक डिजिटल की भागा दौड़ी चल रही है इस समय दुनिया में, कि हम फर्स्ट न्यूज़ बता दें, हम बता दें, ये वो मार धाड़ वाली चीज़ नहीं है। बड़ा सोच समझ के आपको, क्योंकि आप पब्लिकली बोल रहे हैं, पब्लिक में बोल रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें बड़े जिम्मेदारी के साथ करनी होती है। हमारे एडिटर इन चीफ साहब जो हैं, उनसे जब हमने जितनी बातें हुई, जो हमने समझने की कोशिश की, यही समझ आया कि आप जब कुछ कह रहे हैं तो आप उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं। आप ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अखबार जो है वो एक इतिहास है। यहाँ जो छप गया वो इतिहास हो गया। उसी तरीके से डिजिटल में रोक टोक नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है। रोक टोक भले ना हो, पर इम्पैक्ट तो इस चीज़ का है। तो ये हमारा अखबार है, यही हमारा जड़ है, जहाँ से हम शुरू हुए हैं, और इसकी प्रथा, इसकी परंपरा जो है, इसको मेंटेन करके रखने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल चीफ साहब वक्त पर कुछ बता रहे हैं, वापस जुड़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं, अभी मैं वही पढ़ रहा था कि संसद में, एक्चुअली राज्यसभा में आज बहस हो रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या। जी, तो टीएमसी के हमारे सांसद है नदीमुल हक,
उन्होंने कहा कि ये महज शायद कानूनी, कोई वीडियो किसी टैब में चल रहा है, एक बार उसको देख लीजिए। हाँ माफ़ कीजिएगा, जी, जी, जी। टीएमसी सांसद है जी। नदीमुल हक, उन्होंने कहा कि यह महज कानूनी मसला नहीं है, पुरानी रवायत से जुड़ा हुआ मसला है। जी। टीएमसी के सांसद कहते हैं, संसद में बोल रहे हैं अभी जस्ट उन्होंने कहा है, जी, जी। तो वो कहते हैं कि क्या हम उन रवायतों को भुला सकते हैं कि जिन्होंने हमें एक देश में एक कौम बनाया है। यह मामला बस मुसलमानों से जुड़ा नहीं है, यह सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं है, बल्कि संवैधानिक मुद्दा भी है। हमारे लिए संविधान महज एक किताब नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह है। टीएमसी सांसद ये बात कहते हैं। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि वक्फ बिल में कई खामियां हैं, यह बिल एंटी फेडरल है। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम करना है। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था तो एक गलती रह गई थी, जो जेपीसी में जाकर पकड़ा गया था। बहुत सारी कमेटियों की सिफारिश पर यह बिल लेकर आए हैं। मंत्री जी ने कहा, इस पर मंत्री जी कहते हैं कि आपको रिफॉर्म करना है तो 3 सुझाव तो मान लीजिए। मुसलमानों की शिक्षा को लेकर एजुकेशन बोर्ड, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने की सिफारिशें भी मान लीजिए। इस बिल में इन सब का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि जब व्यक्तिगत आरोप लगाए जाएं तब स्पष्टीकरण का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से मुद्दों पर बहस हो रही है राज्यसभा में। तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बोला। निर्मला सीतारमण कहती हैं इस मुद्दे पर कि गृह मंत्री के बोलने के बाद उन्हें मौका दिया गया था। तो उन्होंने, यानी कि उन्होंने जो कहा, यानी कि उन्होंने नसीर हुसैन जी के यहाँ जिक्र हो रहा है कि उन्होंने जो कहा वो दोहरा सकती हैं, इस पर हंगामा खड़ा हो गया था राज्यसभा में। अभी क्या है कि जब बिल पास होता है, किसी तरह का मुद्दा होता है तो हंगामा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन कल एक चीज देखा गया, जैसे कल व्हिप लागू किया गया, हाँ। सभी सांसदों को कहा गया कि आपको आना ही है, इस चर्चा में शामिल होना ही है। हम्म। और वो चर्चा हुई, हम्म। शांतिपूर्ण तरीके से हुई। लोगों ने पक्ष विपक्ष वो खींचतान सच यह है कि मैं बहुत समय के बाद इतने शांतिपूर्ण तरीके से किसी बिल को लेकर मैं सुना और देखा और समझा। क्योंकि जनरली किसी भी बिल की बात कर ले पिछले कुछ सालों में, तो वो प्रॉपर तरीके से बात ही नहीं हो पाती थी। जी, हम देख रहे हैं कितना वॉकआउट होता है, वॉकआउट हो जाते थे, कभी विपक्ष छोड़ के चला जाए, कभी पक्ष खुद ही हंगामा करने बैठ जाए। तो ये पहला बिल था, चाहे जैसे भी हुआ हो, और नो डाउट इसमें हमारे जो स्पीकर हैं संसद के लोग, ओम बिरला जी, उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक चीज़ों को संभाला। उन्होंने बहुत वाकई में इतने बड़े मुद्दे को उन्होंने बहुत आराम से बातचीत करा के, दोनों मुद्दे ने अपने अपने जो सांसद हैं पक्ष विपक्ष के सब लोगों ने, लगभग बड़े नेता जितने भी कहे जाते हैं, चेहरे जिनके दिखते हैं टीवी पे या कहीं बयानों में, उन्होंने अपनी वक्तव्य को रखा, अपनी बातों को रखा, अपने अपने तरीके से रखा। चाहे वो पक्ष हो, वक्फ बिल के सपोर्ट में हो, या फिर वक्फ बिल के खिलाफ हो कि ये सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने रखा। और देर रात जैसा कि हुआ कि अमित शाह ने भी 1 घंटा 1.5 घंटा बोला, उसके बाद रात में ये हुआ कि ये बिल पास हो गया। और आंकड़े उसमें, जैसे कि आपने जो न्यूज़पेपर पकड़ रखे हैं, उसमें आंकड़े हैं कि कितने वोट पड़े हैं शायद। जी, हम चाहेंगे कि आप ये जो सेक्शन है इसे कहें। हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नॉर्थ इंडिया ब्यूरो चीफ हैं सर्जना शर्मा जी, उनका वो आर्टिकल है जिसमें एक सेकेंड, यहाँ लाइव चैट आया है क्या? कुछ नहीं जी। वक्त सपोर्ट में सपोर्ट। अच्छा, जब तक ये चीज़ें हो रही हैं, इस बीच आप हमारा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि आज ईडन गार्डन्स में मैच है। अमन भाई, उस बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या है वो चीज़? ये लीजिए, बिल्कुल बताइए। देखिए, अगर आपको जीतने हैं एक्साइटिंग प्राइजेस, आपको फॉलो करने हैं चंद स्टेप्स। हमारा टाइटल भी है, हो होशियार तो मिलेगा पुरस्कार। बिल्कुल। आपको बस करना ये है कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे ठीक केकेआर के जो मैचेस ईडन में होते हैं, ठीक 2 दिन पहले एक पोस्ट आता है, उस पर आपको प्रेडिक्ट करना है, कमेंट करना है विनर का नाम और प्लेयर ऑफ द मैच। सेम चीज़ आपको हमारे यूट्यूब के पे भी करना है। अगर आपका जवाब सही निकला तो आपको मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस। हालांकि हम वो प्राइजेस अभी बता नहीं सकते, लेकिन वादा करता हूँ वो काफ़ी प्राइजेस काफ़ी अच्छे होंगे। तो कमेंट करना ना भूलें और पाएं पुरस्कार।
इसी बीच एक लोकल खबर है चाकुलिया से, जहां पत्नी को घर वापस लाने की कोशिश के दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई है और इस घटना में दोनों परिवार के कई लोग घायल हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के धूमागढ़ इलाके में घटी है। पता चला है कि इस्लामपुर थाने के देरीवेट इलाके के विश्वजीत रॉय नामक व्यक्ति की पत्नी करीब 10 दिन पहले लापता हो गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद विश्वजीत राय ने इस्लामपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के धूमागढ़ इलाके से उत्तम राय नामक युवक के साथ भाग गई। पत्नी को ढूंढने के बाद जमाई बाबू समेत कई लोग युवक के घर पहुंचे। जब उसने घर जाने के बजाय अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस घटना में दोनों परिवारों के कई लोग घायल हो गए। ये चीज़ें हैं जो दरअसल आती हैं, जिनको फिर रिफ़ाइन किया जाता है, कई बार रिफ़ाइन किया जाता है, उनकी राइटिंग रिफ़ाइन की जाती है, फिर वीडियोज़ छाँटे जाते हैं कि कौन सा उठाना है, कौन सा छोड़ना है, और उसके बाद वो खबरें आप तक पहुंचती हैं। और उसे उसी तरीके से पहुंचना चाहिए, उसकी कई लेयर पे फ़िल्टर होना चाहिए, उसे कई लेयर पर, ताकि जो आपके पास पहुंचे वो क्लीन हो। एक और खबर है कोलकाता नगर निगम से, जहां मॉनसून के पहले स्ट्रीट लैम्प पोस्ट को सुरक्षित बनाने में म्यूनिसिपालिटी जुटा हुआ है। कोलकाता नगर निगम ने मॉनसून की शुरुआत से पहले शहर के सभी लैम्प पोस्ट को सुरक्षित बनाने की पहल की है। इस अभियान के तहत महानगर के 3 लाख से अधिक स्ट्रीट लैम्प पोस्ट को रबर से ढका जाएगा, जिससे करंट लगने की किसी भी संभावना को रोका जा सके। फिलहाल आज इस एपिसोड में हम आपको विजुअल्स नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ताकि कल से या परसों से हम बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम में ही आपको विजुअल्स भी दिखा दिया करें इन वीडियोस का, इन खबरों का। इस पहल का उद्देश्य दरअसल सुनिश्चित करना है कि बारिश के दौरान कोई भी व्यक्ति गलती से लैंप पोस्ट के संपर्क में आकर घायल ना हो। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मानसून के दौरान कई बार लैंप पोस्ट के संपर्क में आने से गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। नगर निगम के इलेक्ट्रिसिटी विभाग के मेयर परिषद सदस्य संदीप रंजन बख्शी ने बताया कि मानसून से पहले सभी स्ट्रीट ट्रांसफार्मरों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, ताकि जलभराव की स्थिति में कोई दुर्घटना न हो और बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित न रहे। ये एक टॉपिक है जिस पर डिस्कस किया जाना चाहिए कि बारिश जो है और भारत के जो रोड रास्ते हैं और जो वोटिंग का पैटर्न है भारत की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की बात करेंगे, क्योंकि रोड और रास्तों की जब बात हो रही है, डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो रही है, तो बिहार के बारे में बात होना चाहिए। बिहार से आज हमारे पास खबर क्या है, कुछ काजल हैं जो हमारे यहाँ बिहार संभालती हैं। बिहार से कोई खबर है हमारे पास इस वक्त जो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी है और राबड़ी यादव के कुर्सी लेके रवाना हुए दिल्ली के लिए। कुर्सी लेके आइए, कुछ टॉपिक्स बताइए। काजल का कहना है कि एक बार चेक कर लिया जाए कि एक्चुअली लालू यादव जी की तबीयत खराब है, वो ये कहना चाह रही हैं। अच्छा जी, बिहार से बड़ी खबर यही है जी कि अभी वो के अंदर अलग-अलग वीडियो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हाँ, अलग-अलग फोल्डर 1 2 3 फोल्डर्स बनेगा, उसमें वीडियोस है। लालू यादव जी एक्चुअली स्तंभ रहे हैं, एक प्रकार से कहें तो राजनीति के एक इंस्टीट्यूट की तरह हैं वो। तो ये लालू यादव का जो योगदान है बिहार की राजनीति में डेफिनेटली बहुत बड़ा है। लालू हो, नीतीश हो, इन सभी का योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है कि पासवान जो परिवार है, जो राजनीतिक परिवार है बिहार का, रामविलास पासवान जी का, वो आज 2 दिन से बड़े चर्चा बहुत में ज़्यादा है। चर्चा में है। रामविलास पासवान जी ने 2 शादियां की थी। जो पहली पत्नी थी वो गांव में थी, तो अच्छा। वो आरोप है कि उनके भाई ने उन्हें चिराग किन के लड़के हैं? चिराग उनकी रामविलास पासवान जी के दूसरी पत्नी के बेटे हैं। अच्छा, और पहली पत्नी से कोई? हाँ, उनकी भी बेटियां हैं, 2-3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। तो सबसे बड़ा वही है अभी मुद्दा। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। वैसे तो कई स्टोरी है कि पटना में 20 बदमाशों ने घर पे फायरिंग कर दी थी, पटना के बिहटा इलाके में। एक खबर यह है कि बिहार में तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
पर जैसे ये क्यों इस जैसे तरीके कि का बिहार निर्णय? में एक दिन पहले डाक विभाग ने 50,000 से ज़्यादा खाते बंद किए भी हैं। डाक विभाग के बाद अब खाद्य एवं उद्योग उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि 31 मार्च तक लगभग इतने राशन के केवाईसी पूरा नहीं किया गया है। बहुत सारे केवाईसी पूरा नहीं किए गए हैं। तो जो राशन की जो सेवा है उसे हम संचालित नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बल्कि हम रोक देंगे इसको। अच्छा, केवाईसी देना होता है क्योंकि आप जीवित है नहीं है, तो वो सरकार समय दर समय बैंक भी मांगती है। उसी प्रकार वो डाक विभाग में जैसे पिछले दिनों बहुत सी चीज़ों को लेकर डाक विभाग ने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा खाते बंद कर दिए हैं। तो ये अच्छी पहल भी है, आप कह सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं केवाईसी कराते हैं, तो वो जागरूक होंगे सरकार के कागजातों को लेकर। फिर एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया सरकार के है। कागजात को लेकर बिहार के लोग जागरूक होंगे, लेकिन बिहार के लोग बिहार को लेकर जागरूक कब होंगे, सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। बिहार में तमाम बयानबाजियां शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे लोग देखिए, आप चाहेंगे रातों रात बदलना, हालांकि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत हकीकत यही है कि जब आप पॉलिटिकली बात करते हैं तो वहाँ पे जाति आ जाती है। परंतु 1952 का अगर बिहार देखे, उस जमाने का बिहार देखे, तो बिहार ये नहीं था जो बिहार इस वक्त कर दिया गया। तरीका है देखने का। मुझे लगता है कि आप ये सही कह रहे हैं कि वो बिहार नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी, वहाँ भी बदलाव आए हैं, नो डाउट कि नहीं बदलाव आए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत सी विडम्बना, देखिए क्या है ना कि एक लैंडलॉक जगह है, वो गंगा नदी भले ही आती है, बीच से गुजरती ज़रूर है, लेकिन वो गुजरात नहीं है, वो मुंबई नहीं है, वो आपका चेन्नई नहीं है। तो क्या है कि जो एमपी हो गया, एमपी खेत के लिए बहुत खेती की ज़मीन होती है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए, ये सब खेती के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र हैं। बिहार के पास जो चीज़ बचा खुचा था वो झारखंड में चला गया, कोई खनिज लवण अब है नहीं। तो होता था कि लालू बालू यही रह जाएंगे, गंगा का बालू और राजनीति में लालू, यही दो लोग रह जाए। जैसे कि बिहार से शुरू हुआ, तो अभी लालू पर हमने स्टार्ट किया था, लालू यादव जी बीमार हैं, तो बिहार में लालू राजनीति में रह गए और गंगा का बालू रह गया, यही दो चीज़। इसलिए बिहार में खनन भी बहुत हुआ है, न बालू की चोरी रुक रही है, न लालू जी का स्वस्थ हो रहे हैं। जी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग लाइव हैं इस वक्त। तो हाँ। ये है। और एक स्टोरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बिहार में 300 साल पुराना 300 पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बिहार में निर्माण के दौरान पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वही कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद याचिका को पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। अब आप पूछेंगे कि ये मामला क्यों नहीं रुक रहा है, आखिर क्यों नहीं ठहरता। बिहार में पुल बनते नहीं, उससे पहले ही गिर जाते हैं हमेशा से। देखिए, तो खास करके पिछले अगर कुछ टाइम की बात हम देखें, तो लगातार जिस तरीके से पुल गिरे हैं, वो लग रहा है कि पुल नहीं खिलौने बनाए जा रहे हैं। सच यही है कि करप्शन बहुत ज़्यादा डीप मतलब सरकारी तंत्रों में घुसा हुआ है। सच बात यही है कि मैं फिर वही चला जाऊंगा कि जब आप किसी का जैसे कोई जॉब लेने आता है, बिल्कुल, तो जॉब लेने की प्रक्रिया क्या है, क्या वो वाकई में पारदर्शी है, वो ट्रांसपेरेंट है जितना दिखता है। आज भी सरकारी बाबू लोग के पास जाइएगा तो सबसे पहले जब आप जाते हैं एक ऑफिस में काम करने, तो वहाँ सबसे पहले पूछा जाता है कि बाबू क्या नाम है आपका। आप नाम बताते हैं, एग्जाम्पल में आपने कहा कि राम, तो पूछेंगे पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम जानने का मकसद उनका क्या होता है, आपका टाइटल जानना चाहते हैं, और टाइटल से आपकी जाति को वो आंकड़ा लगाते हैं। और फिर क्या है ना कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जाति व्यवस्था, करप्शंस, ये सब एक हमारे मतलब कहते हैं ना कि वक्त के साथ जिन में आ गया वहाँ के लोगों में। अभी वो बदल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं भी बिहार से आता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता हूँ कि आपका टाइटल क्या है, मैं किसी का जाति नहीं पूछता हूँ, ना मैं कहता हूँ कि मैं स्वर्ण हूँ या फिर दलित हूँ या फिर ओबीसी से आता हूँ। तो ये सब चीज़ें जब तक वहाँ की बिहार में जो सोच है ना, वो शिक्षित जब तक, देखिए आप देखिए अभी आधे घंटे पहले हम लोग जब लाइव थे तो हमने आरक्षण की बात तो उठाई थी, वही मंडल कमंडल की राजनीति और घूम फिर के वही। फिर तो क्या है ना कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, जो वाकई में शिक्षित हो रहे हैं, क्या वो बिहार के लिए कर रहे हैं कुछ। आप IAS IPS बन गए, बिहार से निकल गए, बिहार में वापस जाकर आपने क्या दिया आउटपुट। आप उसी सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हैं और उसी सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके आप IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, लेकिन वापस उस गाँव में नहीं जाते हैं मुड़ के। आपने जितना कष्ट सहा,
अगर आप में आईएएस बन जाते हैं, आप कहीं के बड़े बाबू बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, आप वापस जाइए उस गांव में कि भैया मैं इस स्कूल में पढ़ाई किया था, जो मैंने दुख देखा है आने वाला हमारा सब कोई बच्चा ना देखे, हमारे गांव का बच्चा ना देखे। अगर आप अपने अपने स्तर पे काम करना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल बिहार बदलेगा। हर चीज़ सरकार पे बोझ हम नहीं दे सकते कि सरकार ने ये किया नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। आप देखिए ना, हम जब बात करते हैं जनसंख्या बढ़ाने की तो 52 में कितनी जनसंख्या थी बिहार की, आज कितनी जनसंख्या बिहार की? जमीन उतना ही है, संख्या ज़्यादा है। जब खाने वाले ज़्यादा हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए ना, तो सबसे ज़मीन भी बढ़ने चाहिए था। हमारे पिता जमीन बच कहाँ गई है? बच सवाल कहाँ? तो ये है। आप- अगर आप देखें तो बिहटा जो है वो करीब करीब ऑलमोस्ट आरा से सट चुका है। बिल्कुल, अब आरा घर तक इतने बनते जा रहे हैं। पटना का जो क्षेत्र है वो आरा तक चला गया है, हाँ बिल्कुल। जो कि पहले पटना का जो क्षेत्र था वो गांधी मैदान से कंकरबाग का एरिया को वो कहा जाता था, उतना ही दूर को पुराना पटना माना जाता है। हाँ आपका मीठापुर उस तक, अभी धीरे धीरे आते गया वो बीटा तक, बीटा से आगे करते हुए आपको बक्सर पाली सब उधर चला गया, इस साइड में उधर मोकामा तक चला गया है, बाढ़ तक क्षेत्र पटना का आता है। तो कितना बड़ा ये, तो ये हर जगह का, ये दिल्ली का भी यही बात है। दिल्ली में आप चले जाइए तो ग्रेटर नोएडा तक वो सब विस्तृत हो गया है, सब एनसीआर का क्षेत्र में आने लगा है। लेकिन फिर ये वही बात है ना, पलायन और जिस तरीके से शहरीकरण की जो बात है, हाँ, हम दरअसल लगातार ये बात कहते रहे और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में ये क्यों जरूरी है कि 4-5 ही प्रमुख शहरें हों और सारे लोग वहीं पे कंसंट्रेटेड हो। क्यों ना हम आरा को उस तरीके का बनाएं, क्यों ना हम भागलपुर को उस तरीके का बनाएं कि हमारे जो लोग हैं वहीं पर नौकरी करें, वहीं रहें। नौकरी करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बाहर से उद्योग लाना होगा। बिल्कुल। आप उद्योग लेके आएंगे, बात करेंगे। अभी मैं नाम मैं एक्चुअली अपने पूछा विचार से मैं भूल गया। एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था किसी बिजनेसमैन का, वो बोले कि मैं बिहार में गया था, चिप की फैक्ट्री लगाया था। जी उन्होंने चिप का फैक्ट्री लगाया था जी। चिप के लिए, और वो बोलते हैं मैं वहाँ से प्रोडक्शन देता हूँ। अभी उनका बयान आया था कि मैंने बहुत बड़ी जीवन की भूल कर दी कि मैंने बिहार में फैक्ट्री लगाया, बिहार में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। उनसे पूछा गया क्यों, बोला उसका रीजन एक नहीं कई हैं। जैसे उसके उन्होंने इंटरव्यू में कहते हैं, आप कहेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगा, इस जो लाइव शो चल रहा है इसमें मैं डाल दूंगा। जी बिल्कुल, अगर आप पढ़ना चाहें तो हाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि उनका इंटरव्यू वो कहते हैं कि बिहार में नहीं कर इसलिए है क्योंकि मैंने जब वहाँ स्थापित किया तो सरकार ने कहा कि ठीक है आप आइए हमारे यहाँ खुले, सरकार ने सपोर्ट भी किया। सरकार को बुराई नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि लोकल स्तर पे इतने ज़्यादा, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो या फिर किसी, तो बोलते हैं कि सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो सपोर्ट जो चाहिए हकीकत में सिक्योरिटी को लेकर वो नहीं मिलता है। उनका ये बयान है और वो परेशान है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊँगा, ये मेरी गलती है कि मैंने यहाँ खोला। और इस तरह से कितने होंगे बिजनेसमैन। आप देखिए कि आप गंगा, पटना के लोग गंगा पर, उस साइड हाजीपुर के एरिया को गंगा पर कहते हैं ना, उधर के लोग इधर को कहते हैं हम। नॉर्थ और साउथ बिहार का जो मैटर है, तो जो साउथ बिहार है वो आपका सूखा क्षेत्र होता है, नॉर्थ बिहार हमेशा पानी का क्षेत्र कहा जाता है। नॉर्थ बिहार में पानी ज़्यादा आने की वजह से गन्ना की खेती होती थी बहुत बड़े स्तर पे। आज की तारीख में आप मेरे को 50 से गन्ना का फैक्ट्री नहीं बता पाएंगे। पहले सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में थी फैक्ट्रियाँ गन्ने की, अब ख़त्म हो गई है ही नहीं। कारण कि चीनी मिल गायब हो गए, चीनी मिल गायब हो गए हैं, जूट उद्योग बंद हो गए हैं। इस तरह से कितने ज़्यादा पहले फैक्ट्रियाँ थी तो लोगों को वहीं काम मिल जाता था। आज वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इसलिए वो लोग माइग्रेट होने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जो श्रम लेबर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो या तो कहीं दुकानदारी खोल के बैठ गए हैं छोटा मोटा, या फिर वही लोग बाहर में जाकर दुकान कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, मैं सिक्किम की बात कर रहा हूँ, अभी हाल में कुछ दिन पहले घूम के आया हूँ मैं वहाँ गया तो ऐसे ही बात हुआ, तो उनकी जो लफ्ज़ हैं वो हम बिहारियों जैसे थे। तो मैंने पूछा क्या आप बिहार से हैं भैया? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भैया बिहार से हूँ। कहाँ से हूँ? तो मोतिहारी से हूँ। कहाँ से हूँ? गोपालगंज से हूँ, बक्सर से हूँ, ABCD जगह से हूँ, बिहार के क्षेत्र से आता हूँ। उसके बाद आप विश्वास करिए, मैं कुछ दिन पहले जम्मू भी गया था। जम्मू में जाकर पूछता हूँ, वहाँ भी बिहार के लोग हैं। लद्दाख चले जाओगे वहाँ भी कैंप लगा के मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि हर जगह क्यों, क्या दुनिया में जाइए मिल जाएंगे। जब छठ पूजा होगा तो आपको अंदाजा मिल जाता है। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट यही है कि वो इसीलिए नहीं है, उनको शौक नहीं है कि वो घर छोड़ के कोई बाहर जाए। कुछ मजबूरियां हैं, पैसे की तन की भूख, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पेट का जो भूख है ना, वो भूख उन्हें लेके जाती है बाहर से। ये शरीर चला जाएगा कहीं भी, लेकिन मन हमेशा रहता है बिहार में। जब बात करते तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भूख
ये पेट नहीं मानता है, और उस पेट की आग को कम करने के लिए वो जाते हैं, श्रम करते हैं, दूसरे देशों राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में। आज पंजाब की जो पूरी खेती की व्यवस्था संभाल रखी है वो बिहारियों ने संभाल रखी है। पर बात है कि क्या बिहार इस बात पर वोट कर रहा है? लेकिन समस्या यह है कि नीतीश बाबू हो या लालू जी हो, सब वही है, करने को कुछ नहीं होता, राजनीतिक रोटियां दोनों सेक लेते हैं, और दोनों अच्छे से सेक रहे हैं। दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सब पार्टी क्या करती है कि कहती तो सब, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं बिहारी फर्स्ट प्लान। अभी चिराग पासवान जी लेके आए थे बिहार फर्स्ट का, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपने अभी क्या किया? आपने अभी बजट में पास तो हुआ है कि फैक्ट्री लगाएंगे, अभी वो मखाना की फैक्ट्री लगाने की बात चली थी, फिर हाजीपुर में भी कुछ कुछ काम होने की बात चली थी, लेकिन कितना लगा, धरातल पर कितना आया, और क्या हकीकत वहाँ चल रहा है? 3 महीने हो गए, 2 महीने बजट को। हम एक चीज आउट ऑफ द वे जाके पूछना चाहेंगे। हाँ। कल अगर आपको बिहार जाने का मौका मिले, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बाहर हैं, आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, अगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले मैं बिल्कुल हंस के जाऊंगा। और मैं क्यों नहीं जाऊं, वो मेरा घर, वो मेरी मिट्टी है, मिट्टी जहाँ की होती है उड़ के चली जाती है। मैं जाऊंगा, 100% जाऊंगा, वो मेरा घर है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपके साथी, कितने साथी थे जो बिहार से बाहर आए और वो उसके बाद वापस लौट के नहीं गए? हकीकत ये है कि मैं अपने दोस्तों में, मेरा जो सर्किल दोस्त था, फ्रेंड्स था, उसमें शायद मैं इकलौता था जो बाहर प्राइवेट नौकरी करने निकला, बाकी सभी सरकारी नौकरी में है। क्या वो कुछ लौटे? बिजनेसमैन हैं, वो अभी तो लौटने की उम्र तो नहीं है, अभी तो वो रेलवे में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई एक IAS IPS बन चुके हैं, तो वो अलग अलग जगह पोस्टिंग है, तो शायद ना लौटें, अभी वक्त लगेगा उनको। लेकिन हाँ, लौटेंगे ज़रूर, अगर कुछ वहाँ अगर हमें लगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं क्यों, मैं तो वो, हकीकत यह है कि जब हम बातें होती है तो आपस में बातें होती है कि वापस जाना चाहिए लोग, लेकिन क्या है ना कि वो जो सिक्योरिटी की भावना है जो बाहर बनाने पर जो लोगों को मिलती है, एक सुरक्षित महसूस करते हैं, वो कहते हैं बिहार में जाकर जो वहाँ पैदा हुआ, मैं खुद पैदा हुआ, मिट्टी में पला बढ़ा, दिन भर वहाँ के खेत खलिहान को देखा, आज वो याद भले ही आता है, लेकिन जब जाने की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं वो भाव रह जाता है कि क्योंकि अभी भी जाओ तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई लड़ाई करता दिख जाए, कोई पहले, क्योंकि वो चीज़ें हकीकत में वो बढ़ी है, क्राइम रेट दिखता भले ही कम है, NCRB की रिपोर्ट में कहते हैं कि थोड़ा कम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हकीकत में आप जाइए धरातल में, दारू की बात होती है खुलेआम, वहाँ पे देखिए। क्या शराबबंदी से कुछ बदलाव, कुछ असर दिखा है? कहने को कुछ वक्त के लिए था, ये सच है कि शराबबंदी होने से फ़ायदे तो हुए हैं, कुछ है फ़ायदा है, लेकिन अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं साल 2 साल से, आप उस आंकड़ों को पढ़ेंगे ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन नकली शराब पीने से लोग मर रहे हैं जी। हर दूसरे तीसरे दिन नकली शराब पी रहे हैं लोग, मर रहे हैं। तो आप मानिए कि अगर पहले 500 लोगों की डेथ होती थी शराब पीने से एग्जाम्पल में मैं मान ले कहता हूँ, तो आज की तारीख में 5000 लोगों की डेथ हुई है 1 साल में। पर बिहार सरकार तो ये दावा ठोक रही है कि हमने सब, तो वो सरकार का, ठीक है, सरकार दावे ठोकती है, सरकार का कहती है, हर सरकार अपना बचाव करती है, लेकिन जो आंकड़े आते रहते हैं, जो आप ही के आंकड़े हैं, वो कोई प्राइवेट एजेंसी के आंकड़े नहीं होते, वो सरकार के ही आंकड़े होते हैं कि इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता कि भाई इतने लोग मर गए हैं, वो मैं पढ़ूंगा तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बातों बातों में निकला तो मैं बोल दिया, लेकिन आंकड़े बहुत ही ज़्यादा हैं। जो पहले लोग मारे जाते थे, पहले मर जाते थे दारू पी के, लीवर ख़राब हो जाना या कोई और प्रॉब्लम्स हो जाना, वो अभी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, ये फैक्ट है। अभी आप चले जाए हाजीपुर से आगे जो लालबाग एरिया है, लालगंज रोड कहते हैं, हाजीपुर से आगे जब मुजफ्फरपुर को बढ़ेंगे लालगंज रोड है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अभी भी तो दिन हादसे हुए हैं, दारू पीने के लोग मर गए, नकली शराब, और वो पूरा एक प्रकार से क्षेत्र है जो जमीन का है, जमीन आप जितना दूर तक देख सकते हैं, कोसों किलोमीटर तक जमीन ही दिखती है, और वैसे क्षेत्र में लोग, वहाँ दारू की फैक्ट्री मिलती है, बनती है। नकली दारू, जो नकली शराब है, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये है क्या नकली शराब? नकली शराब हम आप रोज सुन रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन ये नकली शराब है क्या? नकली शराब जैसे क्या होता है, सिंपल समझिए, कोई भी शराब बनता है तो एक लिमिट दायरे में अल्कोहल की मात्रा होती है, जिसे एक पैमाने पर नापा जाता है। केमिकल जो केमिस्ट होते हैं वो लोग बनाते हैं परमिशंस के साथ में, गवर्नमेंट कितने % अल्कोहल मिलाने की छूट देती है, चाहे वो बियर हो या फिर एनी बड़ी कोई वाइन हो, शॉप ABCD कुछ भी जो दारू की बनती है, तो उसमें एक मात्रा मिलाई जाती है कि इतने % अल्कोहल होगा, जिससे इतने % नशा हो सकता है।
ठीक, ये अल्कोहल। नकली जो शराब होता है उसमें कोई पैमाना नहीं होता है, वो बस अंदाज से बनाया जाता है कि वो अल्कोहल जितना बनना है। चावल को सड़ा दिया 25 दिन तक, अंगूर को डाल दिया, अंगूर तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो कुछ भी उठा के, तारी हुआ, जो तार से जो निकलते हैं पाँव, तारी से जो होते हैं, तारी का सरा के, चावल को सरा के, और उसका कोई वो अल्कोहल का कोई मात्रा मापने के लिए कोई मशीन नहीं होता है, वहाँ कोई केमिस्ट नहीं होते हैं, कोई रासायनिक विज्ञान नहीं होता, रसायन का कोई वैज्ञानिक नहीं वहाँ बैठा पड़ा है। कंपनियों में जो बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बियर्स वगैरह ये सब बनाते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर एक बनाते हैं केमिस्ट के साथ मिलकर कि भाई इतना % अल्कोहल यूँ मैं दूंगा, लेकिन वहाँ पे तो अंदाज से जितना बन गया वो चला गया। कभी ठीक बन गया तो अच्छी बात है, खराब बन गया तो नकली शराब हो गई, और वही अल्कोहल की मात्रा 100% हो गई। अब 100% अल्कोहल तो आप इम्पॉसिबल है कि कोई पी सकता है। इस बीच हमारे साथी जो देख रहे हैं ये लाइव स्ट्रीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शराब में कितने % अल्कोहल होती है और लीगल है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ लाइव चैट में ज़रूर लिखें। जी, ये बिहार की राजनीति जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे, बिहार की राजनीति की बात करें, अभी चुनाव आने वाला है, लालू जी तो बीमार हैं, उनका जो पूरा आरजेडी का जो तमगा वो कार्यभार है, वो सब कार्यभार तेजस्वी। तेजस्वी जी संभाल रखे हैं। तेज प्रताप यादव को तो बहुत लंबे टाइम से दरकिनार कर जाता है, भले ही परिवार के बड़े बेटे हैं तो पार्टी में उनकी थोड़ी चल जाती है, अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि लालू जी की तरफ से भी कहीं ना कहीं साइडलाइन ही पकड़ रखे हैं, उतना ज़्यादा वो लाइमलाइट पार्टी का वो बागडोर नहीं संभालता है। जो है सब तेजस्वी जी के हाथ में ही है, तेजस्वी ही संभाल रहे हैं। और उधर पार्टी के दूसरे और हैं जदयू, जिनके मुखिया हैं, एनडीए का एक्चुअली बिहार में मुखिया बार-बार कह लीजिए। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा चर्चा है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम किस्म की बातें की जा रही हैं कि वो स्वस्थ हैं क्या? देखिए, ये बात तो जब तक डॉक्टर ना कहें हम और आप तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, या फिर जैसे पिछले कुछ समय से वीडियोज़ आ रहे हैं, जैसे कि विधानसभा में बैठ के वो मुँह चिढ़ा रहे थे, उस दिन वो एक रिपोर्ट आई कि एक महिला को शायद वो अवार्ड दे रहे थे क्या, तो उनके हाथ उठा वो कंधे पे रख रहे थे, तो सम्राट चौधरी ने उनके हाथ पकड़ लिया था, जो डिप्टी सीएम है बिहार के। तो और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूटी में हो रहा है, लगातार हो रहा है नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके, जिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि शायद चुनाव का मौका है, तो शायद नीतीश जी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे एंगल से देखें तो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए ने पीएम मोदी ने पिछले दिन कह दिया अभी कि हमारे लिए एनडीए का जो चेहरा होंगे बिहार के अंदर वो नीतीश जी की होंगे, और नीतीश जी की अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमित शाह ने कह दिया उनके अगुवाई में ही लड़ेंगे। लेकिन तीसरा मैटर ये है कि वहाँ पे अभी क्या है कि चाचा भतीजा का लड़ाई चल रहा है, लेकिन हकीकत में ये कितने वक्त तक चलेगा पता नहीं। चुनाव आते आते शायद कुछ भी हो सकता है। चिराग को भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि चेहरा बन सकते हैं। चिराग पासवान वर्सेस कन्हैया कुमार आप कहना चाह रहे हैं? कन्हैया कुमार का तो बहुत बड़ा बात हो कि कन्हैया बहुत जल्दी पटल पे आ गए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हकीकत यही है, तो कोई चेहरा नहीं मिला। कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हर जगह से बटोर चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी वैसे लोगों को चेहरा बनाना चाहिए जो लाइमलाइट में रह चुके यात्रा हैं। में भी देखें तो राहुल गांधी के बाद कन्हैया कुमार काफी चर्चित थे उस यात्रा में, चाहे वो चर्चित रहे हैं, लेकिन ये वोट बटोरने में काबिल नहीं साबित कर पाए हैं कन्हैया कुमार। शायद उसका वजह है कि उनका राजनीतिक कुनबा उतना मजबूत नहीं है, और ये भी कह सकते हैं कि शायद जो राजनीतिक में जो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस, वो राजनीतिक एक्सपीरियंस कम है कन्हैया कुमार का। बोलते अच्छा है, वक्ता अच्छा है, कह चलता है, और इन सब के बीच में आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर एक ऐसे चेहरे हैं जो शायद आम आदमी पार्टी जैसा साबित हो सकते हैं बिहार के लिए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल आए थे और 10 साल तक हंस के चल गए, और इतना घमंड इतना बढ़ गया कि कह दिए कि इस जीवन में शायद मुझे हरा नहीं सकते दिल्ली में। तो वो अलग बात है, वो अलग डिबेट का विषय है। तो इसी तरह प्रशांत किशोर भी कुछ कांड कर सकते हैं। प्रशांत बहुत अच्छा, क्योंकि अभी पूरा पीआर अपना सेट कर रखे हैं, और वो तो एक प्रकार से वो मास्टर्स हैं, प्रिंसिपल की तरह हैं, जो दूसरे पार्टियों को चुनाव जिताया करते थे, कभी बीजेपी को तो कभी जदयू का संभाले हुए, कभी कांग्रेस का, और अभी तो साउथ में भी वो पहुंच गए हैं, विजय तक जाके वहाँ भी अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि प्रशांत किशोर अगर चलिए वो जीतते नहीं है, 5-7 भी सीट लेके चले जाते हैं एग्जाम्पल में,
और 5-10 सीट भी लेके चले आते हैं तो एक पार्टी तो बन गई। पार्टी तो बन गई, लेकिन बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर, एक ऐसे चेहरे पर जो सभी के साथ मिली भगत में शामिल है, क्यों विश्वास करें? तो मैटर वही है कि प्रशांत किशोर हर किसी का राज जानते हैं, बिल्कुल क्योंकि हर किसी के अंदर जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपके पास सारे एक्सेस मिल जाते हैं। बिल्कुल। और जब सारे, और वो तो जदयू का ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर भी के मिनिस्टर नहीं रहे, पद ले चुके हैं, ओहदा ले चुके हैं। तो मेरा यह है कि उनके पास तो सब जानकारी है कि किस पार्टी के साथ मुझे कैसा गेम खेलना है। जिसकी वजह से ही तो ये बात भी चर्चा में है कि कहीं वो अब नीतीश कुमार के साथ जो व्यक्तिगत ये है वो निकालने संबंध। के, हालांकि उपचुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस स्वराज ने नहीं कर पाया, लेकिन शायद इस चुनाव में कुछ कर सकते हैं। अगर 5-10 सीट भी लेके आ जाते हैं तो पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, उनको फंड आने शुरू हो सकते हैं बहुत जगहों से। फंड हालांकि उठा ही रहे हैं, फंड तो हाँ, फंड तो मिल ही रहा होगा, 100% ना वो तो मिले लगातार इंटरव्यूज में हाँ। कहते रहते हैं कि हमारे पेट्रियंस हैं जो हमको हाँ। दे रहे हैं। तो वही लोग बोल हैं। रहा हूँ कि वो मिल ही रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि, और साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो ला रहे होंगे पार्टी फंड के लिए। तो और पॉलिटिक्स इतना आसान से समझ आने वाला चीज़ भी नहीं होता जितना हमें आसानी से दिखता है। जो चीज़ें हर चीज़ में पेच होता है, हर चीज़ में बातें होती हैं अलग अलग। तो यही है। और अभी मुद्दा क्या है कि चेहरे बहुत हो गए हैं 4-5, लेकिन एक तो नीतीश जी हैं जो सबसे बड़े चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं। लालू जी हैं तो लालू जी तो उनका स्वास्थ्य ठीक चल रहे हैं, स्वास्थ्य तो वो कितना रहेंगे, भाषण देंगे, वो आप उनको साइड करके ही मानिए। नीतीश जी हैं, दूसरा तेजस्वी यादव, तीसरा अगर आप एनडीए और बीजेपी का कह लीजिए चेहरा मतलब है तो सम्राट चौधरी भी हैं उधर से। फिर चिराग पासवान हैं अपनी पार्टी से, जो एनडीए के बहुत बड़े दल, एनडीए का बहुत बड़ा सपोर्टर है। बिहार में उनको अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। मोदी जी के लाडले भी हैं ऐसा कहा जाता है, और वो खुद को हनुमान भी बताते रहे हैं। फिर प्रशांत किशोर हो गए, तो 5-6 चेहरे हैं। कन्हैया कुमार हो गए कांग्रेस की ओर से। हालांकि कन्हैया को लेकर के कोशिश सवाल, तो कर रहे हैं अभी, क्योंकि मोदी अभी एक यात्रा भी निकाल रखे हैं वो। कन्हैया को लेकर के बार बार एक बात, हाँ बिल्कुल हम लोग लाइव हैं, हम लोग 24/7 लाइव रहने की कोशिश करेंगे। और धीरे-धीरे फिलहाल तो बिल्कुल अब हम लोग बक नहीं रहे। ये हमारे सौरभ भाई हैं जो इंस्टाग्राम संभालते हैं। प्लीज इंस्टाग्राम लोगों को सब्सक्राइब, क्या होता है इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स को, सनमार्क इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो, शेयर, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। करें भाई, करें, इंस्टाग्राम को करें। इंस्टाग्राम पर एक कंपटीशन चलता है सौरभ भाई, उस और कंपटीशन के सौरभ बारे में यदि आप जी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आईपीएल मतलब एक क्रिकेट चेयर का दीजिए ना महाकुंभ। सौरभ जी, थोड़ा हम इंस्टाग्राम के बारे में समझने की कोशिश करना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं बैठिए बैठिए, थोड़ा बैठिए प्लीज बैठिए थोड़ा। इंस्टाग्राम और गिबली फिबली क्या है, वो ट्रेंड में है, तो हम हमारे नए साथियों के लिए, नए जवान लोगों के लिए समझने की कोशिश करना चाहते हैं इस बात को भी। हाँ, बिहार की राजनीति पर हम आएंगे, बिहार की राजनीति पर आएंगे, वो हमारा सेंट्रल मुद्दा है। हमारी ये साइडलाइन जो चीजें हैं इनको बीच बीच में इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि गिबली और गिबली ही ना कि घिबली क्या है, जिबली है। जी, हम इंस्टाग्राम पर नहीं है, तो ये तमाम जो नए क्या है, ये जेनजी ट्रेंड ये जेनजी ट्रेंड से हम काफी दूर है, इसलिए जिबली। तो उसके जिबली लिए चीज क्या है? जिबली एक आर्ट स्टूडियो है जो जापान में उसका इन्वेंशन हुआ था। अच्छा, मियाजाकी नाम के एक सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर वही हैं इस जिबली आर्ट स्टूडियो का। यहाँ पे रखना। अच्छा हाँ, इधर लगा दीजिए, पकड़ में लगा ली। हाँ, तो वही है इस आर्ट स्टूडियो के डिपार्टमेंट मालिक। को बोल दीजिए देखने के लिए। भाई सौरभ भाई लाइव है हमारे। अरे नहीं, ये सब करने का जरूरत नहीं है। जी, अमन डिपार्टमेंट को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए सौरभ भाई लाइव है हमारे जिबली के ऊपर। जी, मजाक नहीं। सनमार्क के ऊपर हम लोग बात करते हैं हर मुद्दे पे। ये एक एक्चुअली ओपन फोरम है, यहाँ पर आइए, अपनी बातें रखिए, ऐसा नहीं है। और ये नहीं कि आप मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे। ये जो जोन एक्चुअली ओपन किया हम लोग लाइव जोन, इसलिए क्या कि आप अपनी बातों को रखें। हाँ, हालांकि हम एक मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया संस्था के लिए काम करते हैं, तो आप जो शब्दों का उपयोग करेंगे या हम करेंगे वो थोड़ा संभल के करेंगे, कोशिश यही है। हम बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड नहीं रहने की कोशिश करेंगे, टू द फैक्ट बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हम फर्स्ट की बैरियर है डिजिटल मीडिया में आजकल की, चलो भैया हम पहले न्यूज़ बता रहे हैं, वो
टूटे, आप समझे इस चीज को कि कितना जरूरी होता है चीजों का फिल्टर होना आप तक पहुंचने से पहले। जो आया और उसको सड़ाक से आपको बताया गया है, तो ठीक है, देखिए हम तो आपको जैसे ही खबर आएगा उसी तरीके से हो हंगामा करके बता दे रहे हैं, लीजिए हो गया, हम फर्स्ट। लेकिन फिलहाल जिबली है ना, क्या है, जिबली है भैया। हाँ, तो जिबली क्या मियाजाकी देखिए उतना ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अभी ट्रेंड में है तो लगभग सभी को पता है जिबली क्या है। वो एक एनिमेटेड कार्टून है, कार्टून कैरेक्टर्स बना देते हैं ये लोग। लेकिन मियाजाकी साहब का भी ये कहना है कि आगे चल के ये जितने भी क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं उनके लिए थ्रेट बन सकता है। किस तरीके से? मतलब देखिए, ये आर्ट या एनिमेशन, एक 4 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए 1 साल लग जाता है। मेरे पास एक क्लिप है जिसको बनाने के लिए 1 साल लगा था, सिर्फ एक 4 सेकंड का एनिमेशन क्लिप बनाने। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें कितने सारे लोगों का मेहनत जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। लेकिन ये एआई आ जाने के बाद, एआई क्या, आप इमेज अपलोड करिए और फटाक से कुछ ही सेकंड्स में आपको एक बना बनाया इमेज कैरेक्टर मिल जाता है, जिबली वाला एनिमेटेड कैरेक्टर मिल जाता है जी। तो इससे क्या होगा, जो लोग असल में काम कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना मेहनत करने, पूरा दिन भर लगातार मेहनत करके साल भर काम करने के बाद एक 4 सेकंड का जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको मिनटों में मिल रहा है एआई के थ्रू। जी, तो इसमें जो लोग क्रिएटर्स हैं, एक्चुअल जो क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम उसको बिठा के जो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये थ्रेट है ना, क्योंकि आगे चल के उनका जो काम है उसका वैल्यू गिरने वाला है जी। सब लोग एआई को ही यूज करेगा जी। हमारे एक एडिटर साहब हैं, उन वीडियो एडिटर हैं, वो कुछ और ऐड करना चाहते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहे हैं कि एक सेकंड 25 FPS होता है। 1 सेकंड का तो एक select किया जाता है शायद, 24 FPS भी तो होता है, 25 स्टैंडर्ड है तो। अच्छा जी, तो वही बात है कि 1 सेकंड का एक क्लिप बनाने के लिए आपको 25 अलग अलग फ्रेम का यूज करना पड़ता है जी। तो जो बहुत ही मेहनत का काम है। अब वो एआई क्या कर रहा है, फटाक से सेकंड्स में जनरेट कर दे रहा है। इसका पॉजिटिव साइड एक ये है कि आपको काम जल्दी मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एआई के ऊपर भरोसा करने लगे हैं, जो आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है और लोगों का मैन पावर को कम कर सकता है। लोगों के पास काम नहीं रहने वाला है। शुरू जब चैट जीपीटी और इस तरीके के एआई, जेनरेटिव एआई जो आए थे, तब लोगों ने कहा था कि अब बड़ा खतरा होगा, लोगों की जॉब जाएगी, ये होगा वो होगा। बस उसका शुरुआत हुआ है, इसी से शुरुआत हो गया है। लेकिन समझने की बात है कि उस एआई को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो अभी चाहिए। भी इतना सक्षम नहीं कि इंडिपेंडेंट होके काम कर सके। देखिए, एआई जो है, कोई भी एआई सॉफ्टवेयर है वो कोडेड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है कि आपका वो इमेज जनरेट करके देगा। उस कोड को, उस प्रोग्राम को किसी ने लिखा है। हाँ, एक टीम ऑफ कोडर्स जो लगातार से हो अपडेट कर रहा है उसको। एकदम वो कोड लिखने के लिए मान लीजिए 10 एक मेंबर का टीम होने से आपका काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ना ही ग्राफिक डिजाइनर, ना ही एडिटर, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। तो फिर इन लोगों का काम तो गया पानी में। वो सही बोल रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एक स्टडी हुई है इस मैटर पे, एआई को जॉब्स को लेकर जी। तो स्टडी ये खुलासा की है कि एआई 2030 तक जॉब मार्केट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है जी। ये फोरम है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने ये स्टडी किया, उसमें ये बात बोला गया। उसी फोरम ने 2025 के लिए अपनी जॉब पे एक रिपोर्ट पे अनुमान लगाया है उस फोरम ने, और उसमें कहा है कि आने वाले समय में एआई का 22% नौकरियों पर असर पड़ने वाला है। आप समझ सकते हैं कि 22% कितनी बड़ी संख्या है। अगर मान लीजिए 100 लोग जॉब कर रहे हैं, 22% लोग, 22 लोग गायब, तो उनका परिवार, उनका घर, क्राइसिस तो बढ़ेगा। और इसी तरह यही रिपोर्ट आगे कहती है कि एआई की वजह से करीब 78 मिलियन नई नौकरियां भी क्रिएट होंगी, ये भी वो कह रही है। लेकिन हम खास करके इस पैटर्न में समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो डेटा कलेक्शन को लेकर के एक बात चल रहा था कि जिबली बनाने की वजह से आपका डेटा और ये सारी चीजें जा रही हैं, तो डेटा कलेक्शन की बात आप भी कल कर रहे थे, हमको जहां तक याद है। बिल्कुल। ये कितना सही लगता है, कितना सच लगता है कि डेटा कलेक्ट कर लेगा एआई आपका और उससे आप बड़े खतरे में? नहीं, सच झूठ का तो बात नहीं, ये तो फैक्ट है, सबको पता है। उसका जो भी एआई सॉफ्टवेयर है उनका एक डेटाबेस होता ही है, होना ही पड़ेगा ये तो डेटाबेस। फिर हमारे जो
एप्स हैं और फूड डिलीवरी एप्स हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते उनका, वो लोग भी ले रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट लोकेशन वाइज वो ट्रैक करते हैं और नोटिफिकेशन आता है बकायदा उस एकदम एकदम उधर भी जा रहा है। नहीं, जिबली का क्या है कि डेटा का यहाँ मतलब ये था कि आपका एग्जाम्पल समझिए, मेरा नाम, जैसे कि कोई गलत पुलिस, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई थाने में कोई पुलिस रिपोर्ट लिखाना जाता है तो एक केस में चला गया कि फला आदमी चोर है, क्रिमिनल है, एक थाने में एक रिपोर्ट में एक केस हुआ। इसी तरह हम 5 जगह पे मेरा ऑलरेडी मेरे नाम से केसेस है, तो हम जरूर नहीं कि छठा जगह भी केस रिपोर्ट करवा लें, समझें। यहाँ भी वही बात है कि हम, मेरा अगर फेसबुक ले रखा है, इंस्टा ले रखा है, ट्विटर ले रखा है, तो हम जरूर नहीं कि AI जो है, जिबली जो है उसको भी दे दें। ये वही चीज़ है। आप कह रहे हैं कि आपका तो ऑलरेडी सब जगह तो डेटा गया हुआ है, तो यहाँ चला गया तो कौन सा बड़ा बात है। तो मेरा वही बात है कि 5 जगह केस है तो जरूरी है कि छठा जगह भी हम केस खा लें। पॉइंट समझे, ये है। लेकिन बात यहाँ ये पे है कि जो जिबली है, इस लोग फेसबुक पे अपने फोटोज डालते हैं, ट्विटर पे अपने फोटोज डालते हैं, अलग अलग डाल रहे हैं, लेकिन जिबली में लोग यूनिक फोटो, आइए आपका यहाँ काम है, दरअसल हम समझना चाहते हैं आपसे भी। यूनिक फोटो डाल रहे हैं। आप अपने बच्चे का फोटो डाल रहे हैं, आप देखिए जो अभी जिबली में बहुत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे लोगों का, और बहुत साइड फोटो डाल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हैं तो वो फोटो जो साइड आपके मोबाइल के, हाँ, जो शेयर नहीं करते थे, वो जिबली में लगा रहे हैं। तो मेरा यह कि आप वो फोटोज करें जो आपको अभी तक आपका फ़ोन गैलरी में शायद पड़े हुए थे, आपके डेटा में थे, तो वो डेटा जो सच में छुपा हुआ था, वो डेटा भी अब आप दे रहे हैं। तो मेरा यही था कि आप अगर 5 थानों में आपके खिलाफ केस है ना, तो छठे थाने में केस ना खाएं। ये वही है कि अगर हम 5 जगह में ऑलरेडी मेरा डेटा जा चुका है अलग अलग से, तो ये AI जो जिबली में है, ये छठा वाला है, एग्जाम्पल में मान के चलिए, इस तरह से है। और सच में आप देखिए, बहुत से लोग हैं, मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का वो, और वो ज़्यादातर कोरियन में इस टाइप के जो फोटोज बनाते हैं, जापानीज में, वो वैसे बच्चों का लुक दे दे रहा है। लेकिन जो आपके बच्चे का फोटो, वो तो उनके पास डाटा में नहीं था पहले, लेकिन वो डेटा, वो आपका फोटो तो चला गया, और उसका मिसयूज किसी भी एंगल से हो सकता, किसी भी तरीके से हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना मॉब वीडियो बन रहे हैं, कितने फोटो, कोई महिला है, कोई लड़कियों का डीप फेक करके। अब लड़के हैं, चलो हमारा एग्जाम्पल में हम 1 सेकंड करके, मैं मेल हूँ, मेरा बना है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं शांत हो सकता हूँ 1 सेकंड के लिए। लेकिन किसी बच्ची का, किसी लड़की का बन जाए, तो आप सोचिए कि उसके परिवार, उसके दोस्त, समाज लोग, वो बाद में जब जांच होगा वो गलत निकलेगा, फिर कितने लोग भरोसा करेंगे। जब तक बन जाएगा तब तक तो सर्कुलेट हो जाएगा। और सोसाइटी में ही, हमारे इंडियन सोसाइटी का जो ताना बाना इस तरह से बुना हुआ है कि अगर कोई बात झूठ निकलती है, एक बार वो फैल जाती है, तो उसे वापस ठीक होने में मुश्किल लगता है। कोई भरोसा नहीं करता, बोलता झूठ बोल रहा है। काम बिगड़ने में समय तो नहीं काम लगता, जब बिगड़ गया तो बनाने में समय हाँ, काम बनाने में समय लगता है। तो ये वही है। इसी बीच हम चाहेंगे कि सौरभ भाई आप ये बताएं, पहले तो जिबली गया है कि नहीं सनमार्ग के इंस्टाग्राम पर? बिल्कुल, 2 बार हम लोग डाल चुके हैं। एक क्या डाला है आपने जिबली में इंस्टाग्राम? पहले तो जो ट्रेंड चल रहा है, सब लोग जो डाल रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार सेलेब्स सुमंदर सर, जो डाल रहे हैं जिबली से संबंधित उस हाँ, जिबली के बारे में कुर्सी दो। हमारे पास आइए आईटी और इस तरह के डिजिटल मामलों के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो हैं सुमंतो सर। सुमंतो सर, आइए प्लीज बैठिए। अमन भाई अगर आप 2 सेकंड। हाँ सर, ये जिबली को लेकर के बड़ा बातचीत चल रहा है कि लोग कह रहे हैं आपका डेटा कनेक्ट कर लेगा, ये कर लेगा। डेटा किस तरह, एक बार हम चाहेंगे कि आप मौजूद रहे आप क्या होता है ना, जब भी कोई नया चीज़ आता है मार्केट में, तो लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट हो जाते हैं, कि एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो ये नया चीज़ आया है, इसको ट्राई करते हैं। और फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो भी नया चीज़ को उसको प्रमोट भी करता है। इससे पहले भी मेटा में प्रोफाइल पिक्चर लेके एक नया एप्लीकेशन आया था, जो अपना फ़ोटो आप अपलोड करोगे, उस फ़ोटो को उसको ऐसा चेंज कर देगा, यू विल लुक लाइक, आपको दिखेगा कि आप एक विदेश में है, विदेशी है, पूरा एक नया लुक ही चेंज हो जाएगा। गिबली ऐसा ही नया कुछ बन के आया है, उभर के आया है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा लीक की बात जो है, आप अपना फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। फ़ोटो जो है वो अपना प्राइवेट एंटिटी है, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। आप अपना फ़ोटो दे रहे हो, वो फ़ोटो को चेंज करके आपको दे रहा है, तो ये फ़ोटो सब इसके बाद सर्वर में जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, बाहर में जा रहा है। तो प्राइवेसी की एक बात आती है कि अपना चीज़ किसी को दे रहे हो, वो बना के आपको नया चीज़ दे रहा है, बदले में जो चीज़ आप शेयर कर रहे हो वो चीज़ रह जाएगा, वो तो वापस आपको करेगा नहीं।
पर वहीं पे प्राइवेसी की बात आती है। अगर वो डेटा लीक हो गया, अगर उसका फ़ोटो लीक हो गया और वो फ़ोटो को क्रॉप करके या चेंज करके अगर किसी ने कोई और साइट में डाल दिया, खास करके लड़कियों की बात आती है, औरतों की बात आती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहाँ है, बट मैक्सिमम तौर पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कहते हैं कि हम किसी का डेटा स्टोर नहीं करते। अगर डेटा हम स्टोर नहीं करेंगे, कोई भी डेटा हम यूज़ करते हैं आज के डेट में, सिस्टम में बिना स्टोर करे हम काम कैसे करेंगे? पहले तो डेटा आएगा, एक माध्यम से हम डेटा कोई भेज रहे हैं, एक जगह पे डेटा जाके स्टोर हो रहा है तभी जाके उसका प्रोसेस हो रहा है। जी बिना स्टोरेज का प्रोसेस कैसे होगा? वो तो सिस्टम में कभी होता ही नहीं है। एक जगह पे तो जाके स्टोर होगा तभी जाके प्रोसेस होगा। अब वो बंदा डिलीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो हमको पता नहीं है। नहीं वो बोल रहे हैं कि गारंटी, वो बोल रहे हैं कि हम डिलीट कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली वो डिलीट हो रहा है कि बैकअप में रह रहा है किसको पता है। इन बिटवीन अगर हैक हो जाता है, जी बहुत बार हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि हैक नहीं हुआ है। गूगल का सर्वर भी हैक हुआ है, फेसबुक का सर्वर भी हैक हुआ है। इतने बड़े बड़े सर्वर अगर हैक हो सकता है, हैकर्स है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे ऐसे हैकर्स है हाँ, बिल्कुल तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि नहीं हैक नहीं होगा, कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, कभी भी बाहर निकल सकता है। इस टाइम पर खास करके आपने विमेन इशू की बात की, तो इस टाइम पर इंटरनेट पर खास करके इंस्टाग्राम और इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी कितनी है विमेंस की? देखिए अगर सेफ्टी की बात आती है, खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वुमेन सेफ्टी डिपेंड करता है कि आप कितने डेटा शेयर कर रहे हो, कितनी डेटा पब्लिकली आप अवेलेबल कर रहे हो लोगों के लिए। आप दो फोटो डाल रहे हो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में या एक वीडियो डाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप भर भर के फ़ोटो डाल रहे हो, भर भर के आप वीडियोस डाल रहे हो, अपना अपना जो भी फैमिली के साथ मोमेंट है, जो भी पर्सनल मोमेंट है, सब कुछ आप डाल रहे हो, तो अल्टीमेटली आप खुद ही न्योता दे रहे हो हैकर्स को कि आप आओ मेरे फोल्डर्स को हैक करो, मेरे प्रोफाइल को हैक करो, मेरा डेटा लेके जाओ। बिकॉज जितना क्वांटिटी होगा उतना ईजी होगा। अच्छा, साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि जो मेटा एआई है या तमाम एआई है जो आजकल फोटो जनरेट करने लगे हैं, क्या ये हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के जो फोटोज हैं उस पर ट्रेन हो रहे हैं? नहीं, मेटा एआई जो भी एआई है, एआई जनरेट तो का इमेज वो भी कर रहा है। नहीं, एआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज़ है जो हम जितना इनपुट उसको देते हैं, ये एक बच्चे की तरह है। जी आप जितना सिखाते हो कोई भी बच्चे को, वो सीखता जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है, मशीन लर्निंग एज अ प्रोसेस, हम जितना डेटा उनको देते जाते हैं वो उतना एडवांस होता जाता है, उतना सीखता जाता है। तो इसमें डेटा लीकेज और सिक्योरिटी सेफ्टी की बात नहीं आती, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ एक ऐसा चीज़ है जो दिन ब दिन उभरते जा रहा है। उसको जितना हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उतना इम्प्रूव होता जाएगा, और जितना हम इनपुट उसको देंगे उसके हिसाब से वो मेरे को आउटपुट देगा। मान लीजिए कोई फ़ोटो हम क्रिएट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो फ़ोटो में क्या एलिमेंट रहेगा, कैसा दिखेगा, वो कौन सा कंट्री का दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, ये सारा चीज़ जितना हम मेंशन कर देंगे उस हिसाब से वो जनरेट करके देगा मेरे को। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हो, इनपुट क्या आ रहा है। उसमें प्राइवेसी की बात आप इतनी तो वल्नरेबिलिटी है नहीं, और वो जिस सर्वर के थ्रू प्रोसेस होता है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिटेल में अगर जाए तो वहाँ पे जो सर्वर के थ्रू ये प्रोसेस होता है, दे आर वेरी सिक्योर। एक जीपीयू के थ्रू ये प्रोसेस होके आता है, तो वहाँ पे हैकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रैंडम डेटा जनरेट होके आता है, ये स्टोरेज नहीं होता है, ये रैंडम डेटा जनरेट होके एक आउटपुट निकलता है। तो जहाँ पे स्टोरेज नहीं है वहाँ पे हैकिंग करना पॉसिबल नहीं है, ये बोल नहीं सकते, बट देयर इज़ अ वेरी वेरी मिनिमम चांसेस। लिमिटेशन। जहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड है वहीं पे हैकिंग पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से अगर किसी स्टोरेज के पास पहुँच गए तो आप उसका डेटा उठा सकते हो। अगर वो डेटा स्टोर नहीं है तो आप उसको उठा नहीं सकते। ये एक्चुअली क्या है कि जो तस्वीरें हैं ना वो चोरी होता है, वो फेस रिकॉग्नाइजेशन का। अभी जैसे कि मैं जिसमें फिर रिपोर्ट की बात करता हूँ, मैं डाटा से ही बात करूँगा। एआई टेक्नोलॉजी हल्के फुल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि देखो कुछ समय पहले है एक क्लियर व्यू एआई नाम की कंपनी है, क्लियर व्यू। क्लियर व्यू
जो बिना इजाज़त के सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट से करीब करीब 3 अरब से ज़्यादा तस्वीरें चुरा लिया था उसने। ठीक है, यह डेटा प्राइवेट कंपनियों और पुलिस को बेचा गया था। मतलब तस्वीरें से चुराया और प्राइवेट कंपनियों का आपकी तस्वीरों को बेचा, पुलिस विभाग को भी बेचा, ऐसा नहीं है। और वो बेच के उससे पैसे कमाया और वो सिर्फ इसलिए आप रिकॉग्नाइज करें कैसे लोगों की तस्वीरें, जो क्या होता है कि बहुत से क्रिमिनल्स बहुत सी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनली, आप समझो बहुत डीपली तरीके से। तो फिर आगे है कि मई 2024 में ऑस्ट्रेलिया की आउटबॉक्स कंपनी का भी डेटा लीक हो गया, जैसे सर बता रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का डाटा लीक होता है, आउटबॉक्स का भी डाटा लीक हुआ था, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा फेशियल स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस और उसमें उसके एड्रेस थे जो चोरी हो गए थे। और वो भी सिक्योर डेटा। सिक्योर डेटा। अच्छा, फेशियल स्कैन की बात आई तो हमको एक चीज़ सूझा, क्या हम लोग जो ऑफिस में एंट्री के टाइम जिस तरीके के फिंगरप्रिंट और फेस दे रहे हैं, अगर कल गए हमारे सिस्टम का कोई एक्सेस ले ले या इस ऑफिस के सिस्टम पर अटैक, तो क्या वो इंफॉर्मेशन भी चले गए? हाँ, जा सकता है, क्योंकि वो फेशियल स्कैन जो आप अटेंडेंस दे रहे हो, वो फेशियल स्कैन एक डेटा पे स्टोर है। जब आप उसको स्कैन कर रहे हो, अटेंडेंस मशीन के सामने जा रहे हो, वो डेटा को मैच करता है कि यही फेस है, वो डेटा को मैच करता है, तभी जाकर आपका अटेंडेंस बनता है। फेशियल स्कैन वही है, आपका स्कैन तो एक जगह पे स्टोर है, वो तो हर बार वो डेटा का हर बार मैच कर रहा है। जितनी बार आप ऑफिस में आते हो, अटेंडेंस देते हो, हर बार वो मैच करता है। अच्छा, तुम्हें पता है जो फेशियल स्कैन वाला जो बताया, इसका बाजार कितना बड़ा है? तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा बाजार है। हम लोगों को लगता है कि अरे चेहरा तो मेरा फोटो ही तो ले रहा है, हम आम आदमी हम नहीं सोच पाते हैं उन चीज़ों को, लेकिन जो बाजार के लोग हैं ना, बाजारीकरण बाजार के हिसाब से सोचते हैं। देखो, स्टैटिका की रिपोर्ट है, स्टैटिका बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्टैटिका की रिपोर्ट के हिसाब से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का जो बाजार है ना, 2025 तक 5.73 बिलियन डॉलर का है। बिलियन डॉलर, 5.73 बिलियन का फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का बाजार है। और सुनो, 2031 तक 14.55 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। सिर्फ चेहरे का जो रिकॉग्निशन का जो बाजार है ना, मार्केट में जो तस्वीरें चोरी करके जो लोग बेचते हैं, उसका बाजार इतना बड़ा है, 5.73 बिलियन। ये हम नहीं, ये जो खबर हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये टीवी वेबसाइट है, उनके पे ये खबर छपी है, तो वो उन्होंने स्टैटिका के हवाले से एक खबर लिखा है। इस समय में लोग ऑनलाइन प्रेजेंस में क्या वो गलती कर रहे हैं जो शायद इनको नहीं करना चाहिए? वो जाने अनजाने में अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। हाँ, आप मान लीजिए आप एक जगह पे है, आप एक जगह पे है, आप किसी जगह से किसी जगह जा रहे हैं, आप अपडेट दे रहे हैं कि मैं अभी इस जगह पे नहीं हूँ, मैं अपने शहर में नहीं हूँ। तो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके घर के नज़र रखे हुए हैं, उसको पता चल रहा है आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से कि आपके घर खाली है, आप घर में है नहीं, तो इनको भी लिए मौका है, तस्करियों के लिए मौका है। चलो इस घर में कोई नहीं है, 5 दिन 10 दिन के लिए ये कोई विदेश गया है, चलो हम इस पर डाका डाल सकते हैं। आप तो न्योता दे रहे हो लोगों को, और तो बता रहे हो कि मैं नहीं हूँ, आप आओ, कुछ भी अगर चोरी करना है मेरे घर में। अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हैं, वीरान जगह पे रहते हैं जहाँ पे आसपास खाली है, तो ये चीज़ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। आप जाकर बूम माइक ले लीजिए। फोटोज, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, जैसा कि आप बता रहे थे कि इससे क्या फ़ायदे हैं क्या घाटा है। जैसे क्या होता है कि जब हम तस्वीरें अपलोड करते हैं, तो हम कोशिश करें कि ऐसे तस्वीरें अपलोड करें, हालांकि जाने लोग करते नहीं, हमेशा बेस्ट से बेस्ट फोटो अपलोड करते हैं, हाई रिजोल्यूशन में करते हैं। हकीकत है ये सर कि लोग HD क्वालिटी में एकदम 4K जितना, जबकि हकीकत यह है कि अगर आपको बचना है तो जितना कम रिजोल्यूशन का फोटो यूज करें कि कोई दूसरा आदमी उसे सेव करे तो थोड़ा और रिजोल्यूशन कम हो जाए। और तो और मतलब कोई ऐसा फोटो डालें जिसकी कोई समझ लीजिए कि इसके आगे पीछे क्या हो सकता है, क्या इस फोटो का कोई यूज कर सकता है। हालांकि इतना कोई मंथन नहीं करता, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो यही कहते हैं कि ऐसा ऐसा फोटो यूज करो जो किसी को जाने पर तुम्हारा कुछ गलत यूज ना हो सके। कम रेजोल्यूशन का फोटो यूज करो। अगर आप फेसबुक में जो पासवर्ड्स वगैरह लगाते हैं तो वो ओपन ना करो, कोई कैमरा का तुरंत एक्सेस मत दे दो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि एक्सेस मत दीजिए। कोई भी हम लोग नया नया ऐप डाउनलोड करते हैं सर, तो मांगता है ना कि आप ऑल एक्सेस दीजिए पूरे नंबर्स का। अरे हम तो मोबाइल्स का तो एक्सेस देते हैं, कैमरा का एक्सेस देते हैं,
साथ में अपने सारा का सारा डाटा, सारा का सारा मेरा गैलरी में जाइए, घुस के देखिए कि मेरे गैलरी में क्या पड़ा हुआ है, उसका एक्सेस देते हैं हम सब, और हम यस कर देते हैं तुरंत में। और लोग तो फेसबुक में सब कुछ बता देते हैं कि हाँ। मेरा घर कहाँ है, मेरा ये नंबर फलाना, ये पूरा डिटेल्स बता देते हैं। सडनली एक शिफ्ट हमको दिख रहा है इस वक्त एआई और इस सारी चीज़ों की जब बातचीत शुरू हुई तो यहाँ लाइव व्यूअर्स का नंबर बढ़ा है, लोग देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, आपका कुछ ओपिनियन है तो प्लीज इसमें कमेंट करें ताकि सर हैं, सौरभ भाई हैं, हेड साहब तो हमारे लगातार हमारे साथ हैं, इस पर कुछ बोल सके। अगर आप लाइव चैट में कुछ लिखे हैं तो जरूर उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। एआई के आने से जॉब के बारे में हम लोग का कुछ देर पहले बात हो रहा था कि जॉब बड़े खतरे में है। काजल को बोलिए ना। नहीं है खतरे में है, सच में है। नहीं, जॉब actually हम लोग खतरा- बात कर रहे थे, हाँ। हम लोग बात कर रहे थे, आपने शायद सुना होगा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो क्रिएटिव वर्ल्ड है, हाँ बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे जिबली के ऊपर। अच्छा। तो जिबली आर्ट जो है उसके ऊपर जैसे उसके जो मालिक है हायाओ मियाजाकी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए थ्रेट बनता जा रहा है अच्छा। आगे चल के, क्योंकि बहुत से लोगों का काम जो क्रिएटिव काम करते हैं, डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर से जो भी है, वीडियो एडिटर्स, उनके लिए ये थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि वो लोग सालों साल काम करते रहते हैं एक छोटा सा क्लिप बनाने के लिए, जो कि अब एआई क्या कर रहा है, सेकंड्स में या मिनटों में बना रहा बना है। दे रहा है। तो इससे उनका काम जो है खतरे में पड़ रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ पे ना दो पहलू है, इस कहानी का दो पहलू है। पहला तो चीज़ है कि ये बात सही है कि जो काम घंटों लगता था अभी मिनटों में हो जा रहा है एक प्रॉम्प्ट लिखने से। बट जो चीज़ एज ए क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिविटी में जो चीज़ आता है, अगर हम कोई तस्वीर बना रहे हैं और वो तस्वीर में हमको जो चीज़ चाहिए, जो मेरे को पेंट करना है, वो हम किसको बताएं? प्रॉम्प्ट लिख के तो बता नहीं सकते ना। अगर एम.एफ. हुसैन कोई पेंटिंग कर रहे हैं या उन्होंने कोई पेंटिंग किया है तो वो कोई लिख के बता सकते हैं कि ये पेंटिंग में ऐसा कर दो। अगर वो लिख के बता देंगे, कोई पेंटर वो पेंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकते ना। तो क्रिएटिविटी वही चीज़ है। क्रिएटिविटी उस लेवल पे अगर है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्रिएटिविटी अगर उस लेवल पे है, इमेजिनेशन को, अगर कोई ऐड बन रहा है, इतने सारे बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ऐड इंडस्ट्री में इतने लोग काम करते हैं। वीएफएक्स इतना बड़ा इंडस्ट्री है। आज के डेट में एआई वीएफएक्स में बहुत कुछ चेंजेस लाया है, बट स्टिल हमको वीएफएक्स आर्टिस्ट चाहिए, स्टिल हमको वो लोग चाहिए जो एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बिना क्रिएटिविटी, बिना क्रिएटिव माइंड का वो प्रॉम्प्ट लिखेगा कौन? वो क्रिएटिव जब बन के आएगा उसको करेक्शन कौन करेगा? इसी बीच शायद हमारे एडिटर साहब जो हैं वही कह रहे थे कि इंडिया में जो सबसे बड़ा वीएफएक्स की कंपनी था वो शायद बंद हो गया। क्या बता रहे थे आप उस दिन? जी हाँ, जो सबसे बड़ी कंपनी है टेक्निकलर बोल के, वो वीएफएक्स एक कंपनी थी जो कि बंद हो गई है बहुत रिसेंटली, जिसके बारे में, और वीएफएक्स इंडस्ट्री को भी एक तरीके से झटका लगा है इस बारे में। देखिए, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि अभी रिसेंट में एक फिल्म बनी थी अवतार का जो सेकंड एडिशन आया था, उसमें हम लोग को पता है कि उसमें वीएफएक्स का यूज़ हुआ था, उसमें एआई का भी बहुत यूज़ हुआ था। बट स्टिल एक चीज़ बता सकते हैं, इंडस्ट्री में, क्रिएटिविटी में, अगर किसी को क्रिएटिविटी अच्छे से आता है, रियली वो क्रिएटिव पर्सन है, डिज़ाइनिंग अच्छे से जानता है, अच्छे से कर पाता है, तो उसके लिए एआई की एडवांस टूल है। वो एआई के थ्रू अपना वर्क को एनहांस कर सकता है, ना कि वो अपना जॉब। ये तो हमारे प्रधानमंत्री वाली बात आप कर रहे हैं कि आपदा में अवसर खोजी। नहीं, उसमें क्या है कि आपको क्रिएटिव कुछ बनाना है। मान लीजिए आपको पहला चीज़ होता है क्रिएटिविटी में, आपको कुछ बनाना है तो पहला चीज़ आप एआई से बना लीजिए ना। अपना जो माइंड में आ रहा है वो लिख के बना लीजिए कि ऐसा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट हो सकता है, फिर आप वो कॉन्सेप्ट को रिफाइन कीजिए अपनी क्रिएटिविटी से। तो वही चीज़ है, एआई को हम सोचते हैं कि एआई मेरा जॉब ले लेगा, किसी का जॉब ले लेगा। एआई इज एनहांसमेंट, एआई अपना जॉब को एनहांस करेगा। थैंक यू सर। सर को हम लगातार इस तरीके का हमारे लाइव स्ट्रीम में बुलाते रहेंगे, कल भी बुलाएंगे।
जब इस तरीके का सेक्शन होगा। फिलहाल हम इंस्टाग्राम पर थे। इंस्टाग्राम हम चाहते हैं कि आप हमारे लोगों को इंस्टाग्राम से इंट्रोड्यूस कराएं कि सनमार्ग के इंस्टाग्राम पर किस तरीके की चीज़ें जाती है, किस तरीके की। हाँ, क्योंकि सौरभ भाई ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अरे इधर बताइए क्या क्या नया इंस्टाग्राम चल रहा है? क्या है क्या नहीं, बताइए प्लीज बताइए। सनमार्ग पहले तो मैं बता दूं, आप लोगों को सबको ही पता है, ये एक प्रिंट मीडिया था। मतलब इसका करियर, इसका जर्नी शुरू ही हुआ था प्रिंट मीडिया से। न्यूज़पेपर सनमार्ग ईस्टर्न रीजन का, ईस्टर्न इंडिया का एक टाइम का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर हुआ करता था, हिंदी न्यूज़पेपर। लेकिन अब सनमार्ग उसके साथ साथ, सनमार्ग के साथ साथ और भी नए कंपटीटर्स मार्केट में आ गए हैं। तो सनमार्ग क्या किया है, अपना विंग्स क्या है डिजिटल मीडिया पे और ज़्यादा फैलाने लगा है, स्टार्ट कर दिया फैलाना। हम लोग जानते हैं कि ये जो डिजिटल एज है, यहाँ पे डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो भी बोले, ये इसमें अब आना नेसेसिटी हो गया है हर एक बिजनेस के लिए। तो सनमार्ग भी अब पीछे नहीं रहा, उसमें वो आगे आ गया है और उसका डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सारे चारों तरफ से ओपन हो चुका है। और सोशल मीडिया में भी जितने भी सारे पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी अब सनमार्ग आ गया है। सनमार्ग हिंदी के नाम से, सनमार्ग के नाम से, सैन एंटरटेनमेंट के नाम से, अपराजिता के नाम से भी उनका ये है, मतलब अकाउंट्स बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, एक्स, हम लोग सब जगह पे अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वहाँ पे आके हमारा चैनल्स को मैं तो कहूँगा ज़रूर फॉलो कीजिए। और वहाँ पे हम लोग लगातार कोशिश करते हैं नए नए ट्रेंड्स के ऊपर, नए नए जो ब्रेकिंग न्यूज़ेज़ आ रहे हैं हमारे पास, उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाने का। हमारे जो पूरा टीम है लगातार इसी कोशिश पे लगा रहता है, एवरीडे इसको करने का। जैसे अभी ट्रेंड में जितना भी स्पिरिचुअल कंटेंट्स अगर जिन लोगों को पसंद है, मैं अगर एज वाइज बताऊं, एज वाइज बच्चे लोगों को कार्टून वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होता है या फिर कुछ फ़नी टाइप चीज़ें पसंद होता है, तो वो उस टाइप का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं। जैसे अभी जिबली पे बात हो रहा, तो जिबली का भी कंटेंट के ऊपर हम लोग कुछ बनाए हैं। फिर उसके बाद जैसे मिड एज लोगों को, जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम वाम करते हैं, मिड एज लोगों के लिए उनको थोड़ा सा जॉब इन्फो, और फिर औरतों के लिए कुकिंग का सारा कुकिंग रेसिपीज़ ये वो, और फिर शॉपिंग वगैरह, ये सब, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके लिए हम लोग नया नया कैटेगरीज, नया नया सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो ऑलरेडी जाना शुरू हो गया है। आगे भी आपको फॉलो करते रहिए, आगे भी और ज़्यादा कंटेंट्स आपको मिलेगा देखने के लिए। और जिनका जो थोड़ा उम्र हो गया, जिनका, जो लोग अभी उम्र हो जाने के बाद लोग स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल कंटेंट्स भी हमारा तो पहले से ही जाता है, अभी और ज़्यादा जाने लगा है। क्राउजल फॉर्म में, मतलब नॉर्मल पोस्ट के फॉर्म में बोलिए, या फिर रील के फॉर्म में बताइए, या फिर वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस फॉर्म में भी आने लगा है वो, जहाँ पे हम लोग कोई भी स्पिरिचुअल इवेंट हो, जैसे कि अभी रामनवमी आने वाला है, बंगाली न्यू ईयर आने वाला है, पहला वैशाख जिसको बोलते हैं, फिर हनुमान जयंती, महावीर जयंती, एक के बाद एक अभी चालू है, हो चुका है, त्योहार ही त्योहार है। अब इसके लिए हम लोग भी कंटेंट बना रहे हैं। उस इवेंट के पहले भी मिलेगा, प्री वाला एक एडिशन मिलेगा, जिस दिन वो इवेंट है, जैसे पूजा हो रहा है रामनवमी के दिन, लाइव हम लोग दिखाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल में भी दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी हम लोग लाइव करने का कोशिश करेंगे। आप लोग एकदम देखते रहिए उसको। और उसके बाद पोस्ट इवेंट जो होता है, कुछ ग्लिम्स उसका इवेंट्स के दौरान जो भी हम लोगों को फोटोज़ वगैरह या वीडियोस जो भी मिलेगा, उसका एक ग्लिम्स हम लोग देने का कोशिश करेंगे। और अभी IPL चल रहा है जोरों शोरों के साथ। आज एक मैच है KKR का, हम इस पे आने वाले थे कि IPL के लिए जो आप लोग कॉन्टेस्ट करा रहे हैं इंस्टाग्राम, बिल्कुल, उनके बारे में बताइए ताकि हाँ, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था। तो IPL को लेकर के हमारे सनमार्ग में एक कॉन्टेस्ट हम लोग चला रहे हैं, जो सिर्फ KKR के मैचेस पर ही उपलब्ध हैं, और जो मैचेस कोलकाता में ईडन गार्डन में खेली जाएगी, सिर्फ उसमें ये कॉन्टेस्ट हम लोग चला रहे हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब पे भी हम लोग इसको रन कर रहे हैं, इस कॉन्टेस्ट को। आप लोग जाइए, जाके देखिए, वहाँ पे जो हम लोग बेसिकली वहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इस मैच में विनर कौन होगा और मैन ऑफ द मैच कौन होगा, इसको आपको प्रेडिक्ट करना है। मैच शुरू होने से 2.5 घंटे पहले तक, मैच शुरू होता है 7:30 बजे, आपको 5 बजे तक ही लास्ट एंट्री मिलेगी। उस टाइम के बीच अगर आप एंट्री सही जवाब दे देते हैं तो यू कैन बी अ लकी विनर फॉर द कॉन्टेस्ट, एंड
आपके लिए रिवील नहीं किया जाएगा, प्राइस तो reveal नहीं किया नहीं, जाएगा। बिल्कुल वो तो एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा आपके लिए। तो और क्या, जल्दी करिए और जाइए, फॉलो करिए, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए पार्टिसिपेट करने के लिए। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा हमारे लिए भी अच्छा है और आप लोगों को भी मतलब गिफ्ट्स मिलने का चांसेस और बढ़ जाएगा। चलिए तो फिलहाल देख लेते हैं कि अभी Thank इस you. वक्त थैंक यू सौरभ भैया को हम Thank लोग you. कल फिर सौरभ भैया को हम लोग यहाँ लाएंगे। देखते हैं कल क्या ट्रेंड रहता है इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर। मिलेंगे सौरभ भैया से आप सीधे कल, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद भी मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब हेडलाइंस की ओर थोड़ा नज़र डाल दी जाए कि हेडलाइंस क्या है हमारे पास इस वक्त। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षा प्रणाली को अभी हमारे सीएम के तरफ से एक बयान आया है कि बंगाल में शिक्षा प्रणाली को ढाना चाहती है माकपा और भाजपा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यह सब भगवा पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा किया गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि माकपा और बीजेपी दोनों का इरादा बंगाल में शिक्षा प्रणाली को लैप्स कराना है। नौकरी गंवाने वालों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की कॉपी चेक करने वाले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 26,000 शिक्षकों की नौकरी गई, अब स्कूलों में कौन पढ़ाएगा। 11,610 नौवीं और 10वीं में तथा 5,596 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाते थे। 7 अप्रैल को नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मिलेंगी सीएम और नेताजी इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ एक और बयान है जो हमारी सीएम के ओर से आया है। बंगाल के सीएम जो हैं उनने कहा है कि धैर्य न खोइए, चाहे जहां जी। तो ये मामला दरअसल एसएससी स्कैम जो 2016 का मुद्दा है उस पर कोर्ट का आज फैसला आया है और उसको लेकर ही तमाम बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें सीएम ने कहा है कि धैर्य न खोइए, चाह है तो राह है। नौकरी गंवा चुके शिक्षकों के साथ खड़ी हुई ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि मैं जजों का सम्मान करती हूं लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने साथ ही कहा कि अपना धैर्य न खोए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं और रहेंगे जो वंचित हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हम जानते हैं अगर चाह है तो राह है, हम इस फैसले को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, हमारे पास इच्छा है, हम सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा हमने पहले ही शिक्षा मंत्री से कहा है कि वे हमारे विचारों को एसएससी तक पहुंचा दें। एसएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वे जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जल्दी हो। एसएससी की बात है तो हम चाहेंगे कि एसएससी पर इस रिपोर्ट की बात की जाए। दरअसल बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो गई है। इस फैसले के साथ ही राज्य की लगभग 26,000 शिक्षक की जो नौकरियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उसके फैसले को बरकरार रखने को कहा है, जिसमें नियमों के खिलाफ नियुक्त हुए शिक्षकों को वेतन वापस करने का आदेश दिया गया है। साथ ही फरवरी में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। बुधवार को कोर्ट ने घोषणा की कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को दिए गए फैसले में कहा गया कि योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों को अलग करना संभव नहीं हो सकता। 2016 की इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले ही इसे रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि कई लोगों ने खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा की और नौकरी हासिल की थी। हालांकि राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां रद्द होने से शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और नई भर्ती का रास्ता खोल दिया है। इसके अलावा इस वक्त हमारे पास जो खबरें हैं उन्हें एक बार देख लेना ज़रूरी है। हम ये तो बात रही एसएससी
का जो मुद्दा बंगाल में इस वक्त चल रहा है, आज का बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसके अलावा एक बार नज़र आईपीएल की ओर दौड़ा लिया जाए कि वहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं।